हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश पैकॉन के ऊपर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से सेकंड नंबर का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। यहां पे आप देख पा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग की मैं बात करने वाला हूं अभी थोड़ी देर से। यहां हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब पूरे पार्ट की जो पूरा पार्ट का जो टेक्स्ट दिया हुआ है, जो लाइंस दी गई है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। पार्ट हमारा है, लेसन हमारा है सेकंड नंबर, जिसको लिखा गया है एनीस जंग के द्वारा। आपको विशेष ध्यान रखना है इन राइटर का नाम एनीस जंग। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, जब आप एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करेंगे तब भी पूछा जाएगा, या हो सकता है कि किसी बड़े क्वेश्चन में आपको इनका नाम लिखना पड़े, एनीस जंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग के जो ऑथर है, जो राइटर है, उनका नाम है एनीस जंग। याद कर लीजिएगा, एनीस जंग का आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर जो ऑथर है उस एनीस जंग के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एनीस जंग ने क्या करा क्या नहीं करा वो सारी बातें। इसके बाद में हमारा लेसन स्टार्ट होता है इस स्लाइड से। आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है नोटिस कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि नोटिस कीजिए दीज एक्सप्रेशंस, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए, मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग आपको जानना है, ठीक है। इनका मीनिंग आपको जानना है। जैसे लुकिंग फॉर, यहाँ लेसन में अभी हम देखेंगे लुकिंग फॉर का क्या शब्द यहाँ दिया गया है कि लुकिंग फॉर आखिरकार होता क्या है, और यहाँ इस लेसन में लुकिंग फॉर को क्या बोला गया है, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना। सारे शब्दों की बात करेंगे हम आने वाले टाइम पर। स्लोप देयर, डे लाइट, आवर्स, इसकी हमें बात करनी है। रूफ ओवर हिज हेड, ये हमें बात करनी है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये क्या होता है, इसकी बात करेंगे। डार्क हटमेंट्स एंड इंपोज द बेगीज ऑन द चाइल्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इन सभी शब्दों की, इन सभी वर्ड्स की, इन सभी लाइंस की हमें बात करनी है। तो लीजिए सर, स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा लेसन। हमारे लेसन के अंदर शुरुआत होती है समटाइम्स से। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो राइटर है एनीस जंग, वो किसी लड़के से मिलती है जिसका नाम मुकेश रहता है, और एक लड़के का नाम रहता है साहेब आलम। तो 2 और 3 कैरेक्टर पूरे हैं हमारे इस लेसन के अंदर। ये सारे के सारे कुछ रेट पिकर्स है। रेट पिकर्स का मतलब होता है कचरा चुगने वाले लोग। हम देखते हैं हमारे गली के आसपास में कचरा चुगने वाले लोग होते हैं, जो थैली पीछे लटकाए हुए रखते हैं और कचरा चुगते हुए जाते हैं। उनकी बात हमें करनी है। फिर कुछ देर बाद में लेसन के अंदर एनीस जंग चूड़ियां बनाने वाली जो लोग होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है जहां वो चूड़ियां बनाते हैं, फिरोजाबाद करके एक जगह आएगी, वहां चूड़ियां कैसे बनाई जाती है उनकी बात करेंगे। फिर ऐसे चलते चलते एक मुकेश नाम के लड़के की बात होगी। तो यहाँ पे 3-4 बातें हैं, इस पे हमें पूरे पार्ट को फोकस करते हुए चलते हैं। चलिए सर, स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है समटाइम्स। क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आप देख पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि समटाइम्स, कि कभी कभी आई। अब बात आती है सर ये आई कौन है, तो यहाँ ये जो आपको आई नजर आ रहा है, इस आई की मैं बात करना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। ये आई कौन है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिस जगह में ज्यादा फोकस करूं उस जगह तुम्हें भी ज्यादा फोकस करना होगा। कि समटाइम्स, कभी कभी, आई। आई मतलब मैं। फाइंड ए रूपी, एक रुपया खोज लेता हूं, पैसे खोज लेता हूं, मनी प्राप्त कर लेता हूं इन द गाबीज। यहाँ पे एक वर्ड है GARBAG, गाबीज। गाबीज का मतलब होता है कचरे का ढेर। कि कभी कभी कचरे के ढेर में से मुझे 1 रुपया मिल जाता है। कभी कभी कचरे के ढेर में से मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ये बोलने वाला बंदा साहेब ए आलम है। कौन है, साहेब ए आलम, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ द साहेब ए आलम। कि सर साहेब ए आलम का मतलब तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड, भगवान, परम पिता बताया गया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जबकि काम क्या करता है, क्या काम करता है, कचरा चुगता है। तो इस पार्ट के अंदर एक बहुत ही गजब का लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है, जिसको हम कहेंगे आयरनी, व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य, नाम क्या है, साहिब आलम, और काम क्या करता है, कचरा उठाता है। तो यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया, आयरनी का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी बात करेंगे सारी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग लिखा हुआ कि समटाइम्स, कभी कभी, आई, कभी कभी आई फाइंड रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है इन द गाबीज। कहां मिल जाता है, गाबीज के अंदर, कचरे के ढेर के अंदर कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ये बोलने वाला बंदा कौन है, साहिब आलम। लेकिन हमारे इस लेसन को जो हमें पढ़ा रही है, या जो हमें इस लेसन के बारे में जो बोल रही है, उसका नाम है एनीस जंग। तो अब एनीस जंग से बात शुरू होगी, तो देखते रहिएगा क्या लिखा हुआ कि व्हाई डू यू डू दिस। एनीस जंग ने साहिब आलम से पूछा, उस लड़के से पूछा, उस कचरा चुगने वाले लड़के से पूछा कि व्हाई, क्यों भाई, क्यों, डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो, ऐसा उस एनीस जंग ने पूछा। आई आ गया ना, किसने, एनीस जंग ने। एनीस जंग ने आई आस्क, मैंने पूछा, लिखा हुआ आई आस्क, मैंने पूछा साहेब से। मैंने किससे पूछा, मैंने साहेब से पूछा। हूं जिससे आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिली। एनकाउंटर के कोष्टक में येलो लेटर के अंदर शब्द लिखे गए, ये तुम याद करना, ज्यादा अच्छा रहेगा, वोकेबलरी बढ़ेगी, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, इसलिए मैंने लिखा है, सारी बातों पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। कि whom I encounter, जिससे मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। मैं हर सुबह साहिब से मिलती हूँ। तो एक सुबह मैंने उससे पूछ लिया, क्यों रे, व्हाई डू यू डू दिस, क्यों करता है ये सब, मैंने उससे पूछ लिया। वो बंदा उस समय क्या कर रहा था, स्क्रॉन्जिंग, ये वर्ड पूछा जाएगा तुमसे, स्क्रॉन्जिंग, SCROUNGING, याद कर लेना, पक्का पूछा जाएगा। SCROUNGING, स्क्रॉन्जिंग का मतलब क्या होता है सर, सर्च करना, तलाश करना। जो क्या करता है, तलाश करता है फॉर गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या होता है, मनी। गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब मनी है, पैसा, उनकी आजीविका। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कभी कभी उनको कूलनी में से, कूलनी, कचरे का ढेर, गार्बेज, उस कचरे में से उनको कभी कभी गोल्ड मिल जाता है, कभी कभी 1 रुपया, 2 रुपया मिल जाता है। तो वो प्रत्येक सुबह यही काम करता है।
इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स का मतलब कचरे का ढेर, जिसको राजस्थानी लोग, हम लोग कूल्डी के नाम से भी जानते हैं, कूल्डी भी कहते हैं कचरे का ढेर। उसमें से वो क्या करता है, स्क्रोंजिंग करता है। स्क्रोंजिंग मतलब सर्च करता है, क्या सर्च करता है, गोल्ड सर्च करता है। गोल्ड का मतलब क्या हो गया, पैसा सर्च करता है, मनी तलाश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है ऑफ माई नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब पड़ोस में। तो ये एनिस जंग क्या बोल रही है कि मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर है, उस ढेर में से एक लड़का आता है जिसका नाम साहिब है, और वो उस ढेर में से खोजता रहता है, मनी खोजता रहता है, गोल्ड खोजता रहता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, क्यों रे भाई, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। तो उसने क्या रिप्लाई किया कि समटाइम्स, कभी कभी आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में से एक रुपया मिल जाता है, इसलिए ये मैं सब करता हूं। ये लाइन अब जाकर खत्म हुई है। फिर आगे लिखा हुआ है, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, साहिब। अब जो हमारी राइटर है, जो हमारी ऑथर है एनिस जंग, वो हमें बताती है साहिब के बैकग्राउंड के बारे में, कि साहिब आया कहां से है, साहिब रहता कहां है, रहता कहां था, ये सब बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सर साहिब लेफ्ट, हमें बताया जा रहा है साहिब ने छोड़ दिया था, साहिब ने लेफ्ट कर दिया था, साहिब ने छोड़ दिया था हिज होम, अपना घर, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, ठीक है जी, छोड़ दिया होगा। फिर हमें बताया जाता है उसका घर कहां था, सेट अमिड्स, AMIDS लिखो, सारे बच्चे अभी के अभी लिखो, AMIDST, AMIDST। इसका मीनिंग पूछा जाएगा तुमसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अमिड्स, पूछा जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है मिडल, MIDDLE, 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 मिडल, मिडल का मतलब मध्य में, कि सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन का मतलब हरे भरे, फील्ड्स का मतलब खेतों में, खेतों में, हरे भरे खेतों के मध्य, हरे भरे खेतों के मध्य ऑफ ढाका, कि ढाका जो शहर है, ढाका जो देश है, उस ढाका देश के अंदर, शहर के अंदर, उस जगह के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जो हरे भरे जो खेत थे, हरे भरे खलियान जो खेत थे, उनके मध्य में वो वहां रहा करता था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट, लेकिन हिज होम, उस बंदे का होम, इज नॉट नहीं है, इवन मतलब अब, डिस्टेंट, यहाँ पे डिस्टेंट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, तो अब उसका घर अस्तित्व में नहीं है, कहा, ढाका में। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा साहिब कहां रहता था पहले, ढाका, और अब क्यों नहीं रहता ढाका, अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो वो कहां रहता था, ढाका में रहता था, लेकिन अब वो ढाका के मध्य में नहीं रहता, वो ढाका वाला क्षेत्र केवल क्या रह गया, मेमोरी, केवल याद रह गया। अब वो ढाका का क्षेत्र सिर्फ उसके लिए क्या रह गया, आगे बढ़ूंगा। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, अब हमें बताया जा रहा है कि पहले वो ढाका में रहता था, तो अब इंडिया में क्या कर रहा है, अब दिल्ली, दिल्ली में क्या कर रहा है वो बंदा। तो बताया जा रहा है कि सर देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहां पर क्या थे, मेनी स्टॉर्म्स, खूब सारे तूफान आए, और उन तूफानों ने स्वेप्ट अवे, भाई साहब तूफान इस तरीके से सूसाट करते हुए तूफान आया कि उनके जो खेत थे ना, हरे भरे खेत, उन खेतों को उड़ा ले गया, बहा ले गया, स्वेप्ट अवे, बहा ले गया, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, उनके खेतों को बहा ले गया, एंड होम्स, और घरों को भी बहा ले गया। बाढ़ आई वहां पे ढाका में, बाढ़ आई भाई साहब, बांग्लादेश का जो ढाका है, उस ढाका शहर के अंदर बाढ़ आई, और ये जो लड़का था साहिब आलम, उनके घर को, उनके खेतों को, सबको बहाकर ले गया, ठीक है। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। किसने बताया साहिब आलम को कि बेटा तुम्हारा घर बह गया था, तुम्हारे खेत जो ढाका में हुआ करते थे वो बह गए थे, उसकी माँ ने बताया, उसकी माँ ने ये सब बताया। दैट इज वाई, इसी वजह से, दैट इज वाई, इसी वजह से दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहिब आलम ने ढाका क्षेत्र क्यों छोड़ा था, क्योंकि मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफानों ने स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मतलब बहा ले गए थे देयर फील्ड्स एंड होम्स। क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर पूछा, अभी आया था ना, लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब तलाश करना, लुकिंग फॉर गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड का मतलब आजीविका, रुपया, मनी, पैसा, धन, तो धन की तलाश में, धन की सर्च में, लुक फॉर मतलब सर्च, बोलो, लुक फॉर सर्च करना, लुक फॉर सर्च करना, लुक फॉर सर्च करना, तो लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मतलब तलाश के अंदर, लुकिंग फॉर मतलब तलाश, किस तलाश में, गोल्ड, आजीविका की तलाश में, ठीक है। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर, जहां ही वह नाउ अब लिव्स रहता है, जहां वो अब रहता है, उस शहर में, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में साहिब आलम और उसका परिवार वहां पे आकर बस गया, ठीक है जी। सर आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन स्टार्ट हो रही है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसका मतलब कोई ना कोई बोलेगा, तो क्या बोल रहा है बोलने वाला, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तुम्हें पता है एनिस जंग ने उसको क्या पूछा था, व्हाई डू यू डू दिस, अरे साहिब आलम ऐसा काम क्यों करता है तू। तो साहिब आलम ने क्या आंसर दिया, आई हैव नथिंग यार टू डू, मेरे पास में करने के लिए और कुछ है ही नहीं। ही मटर्स, मटर्स का मतलब बड़बड़ाना, मटर्स का मतलब बड़बड़ाना, मरमर, मरमर, MUR, ये जो मटर्स लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, मरमर, मर मर के बोलना। हम बोलते थे क्या मरा मरा बोलता है यार, थोड़ा जोश में बोल, तो मर 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 के बोलना मतलब धीरे धीरे बोलना, याद कर लेना, ठीक है। मरमर, तो मटर्स का मतलब मरमर, धीरे 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 उसने बोला कि मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए उसने ये बोला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसने ऐसे बोला ना कि यार मेरे पास तो कुछ करने को है ही नहीं है आंटी, देवी मेरे पास तो करने को कुछ है ही नहीं। तो उस देवी ने जोश ही जोश में क्या बोल दिया, उस एनिस जंग ने जोश ही जोश में क्या बोल दिया, तो गो टू स्कूल। अरे तो दादा भाई स्कूल जा, यहाँ क्या करता है, क्या ये कचरा चुकता फिरता है, बीनता फिरता है, स्कूल जा। ऐसा साहिब आलम को एनिस जंग ने बोल दिया कि गो टू स्कूल। और कैसे बोला ये, आई से ग्लिबली, यू नो ग्लिबली का मीनिंग पूछा जाएगा तुमसे, ग्लिबली का मतलब होता है क्लेवरली। आप यूं मानो सुपरफिशियली, एक वर्ड और लिख लेना, याद करना, SUPER, सुपर, FICIALLY, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, कर लो, पूछा जाएगा। सुपरफिशियली, ऊपरी ऊपरी तौर पर, यूं ही, ऐसे ही, एवे ही, सुपरफिशियली का मीनिंग है। सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर से बोल दिया, तो भाई स्कूल जाना। उसने बोला ना कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो उसने बोल दिया जोश से जोश में, जा स्कूल जा, गो टू स्कूल।
आई से ग्लिबली, मैंने उसको ग्लिबली कह दिया, क्लेवरली, चतुराई से कह दिया, मैंने उसको सुपरफिशियली कह दिया, मैंने उसको यूं ही एवे ही कह दिया। और फिर बाद में मुझे एहसास हुआ, रियलाइजिंग, रियलाइज मतलब एहसास होना। बाद में मुझे फील हुआ, इमीडिएटली फील हो गया, मुझे तुरंत फील हो गया, क्या फील हो गया, हाउ होलो, HOLLOW, कि कितना होलो, कितना होलो, होलो का मतलब कितने खाली, खाली से द एडवाइस, जो एडवाइस मैंने उसको दी थी ना, गो टू स्कूल, स्कूल जा, ये जो शब्द मैंने कहे थे, ये सारे के सारे शब्द मुझे होलो प्रतीत होने लगे, खाली खाली से प्रतीत होने लगे। ठीक है, होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मुझे वो शब्द कैसे दिखने लगे, कैसे प्रतीत होने लगे, मुझे मेरी ही बात, एनिस जंग बोल रहे कि मुझे मेरी ही बात कितनी झूठी सी, कितनी खाली सी, कितनी बेकार सी, कितनी मीनिंगलेस, अर्थहीन लगने लगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर साहिब आलम बोलेगा, भाई साहब, उसने बोला देयर इज, क्या बोला, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड। उसने बोल दिया कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। भाई जाऊं कहां से मैं, तुमने तो बोल दिया गो टू स्कूल, है फटाफट बोल दिया तुमने तो गो टू स्कूल, बट देयर इज नो स्कूल, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, मेरे पास तो स्कूल नहीं। उसने बोला कि यहाँ पर स्कूल ही नहीं है। फिर आगे क्या होता है, वेन दे, एक मिनट आगे, नेबरहुड, नेबरहुड में स्कूल नहीं है। फिर आगे क्या होता है कि वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, फिर बोल रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा की बात खत्म नहीं हुई कि वेन, कि जब, जब 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 दे कौन, सरकार, कि जब गवर्नमेंट, जब सरकार, दे बिल्ड वन, जब सरकार स्कूल बनाएगी ना, तब मैं जाऊंगा। सुनो आंटी जी, आपने तो बोल दिया गो टू स्कूल, बट सरकार जब स्कूल बनाएगी ना, तब मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो। फिर एनिस जंग फिर से होशियारी मारती है और बोलती है कि इफ आई स्टार्ट स्कूल, यदि, इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, कि कभी अगर मैं स्कूल, यदि मैं स्कूल बनाऊं तो तुम क्या आओगे। तो साहिब आलम तो खुश हो गया बेटा, उसको तो लगा कि भाई साहब चलो जन्नत ही मिल जाएगी, स्कूल मिल जाएगी। तो उसने तुरंत बोल दिया, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, ये एनिस जंग ने आधे मजाक करते हुए बोला, अरे चल एक काम कर, अगर मैं स्कूल बनाऊं, मैं स्कूल खोलूं, तो तुम आओगे। तो साहिब आलम क्या बोलते, यस ही से, जो कहता है यस, स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइल करते हुए, ब्रॉडली लंबी चौड़ी स्माइल, भाई साहब खतरनाक वाली, ऐश्वर्या राय फेल हो जाए ऐसी स्माइल करती बंदे ने कि बिल्कुल आऊंगा मैडम, आप तो बोलो स्कूल खोलो, मैं तुरंत आऊंगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, आई सी, मैंने देखा, या मैंने देखती हूँ, या मैंने देखा, किसको देखा, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि साहिब आलम आ रहा है ऐसे दौड़ता हुआ, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, इज योर स्कूल, क्या आपकी स्कूल रेडी हो गई, क्या आपने स्कूल खोल दी, क्या आपने स्कूल बना दी, क्या आपकी स्कूल रेडी हो गई। ओ भाई साहब, अब क्या बोले एनिस जंग, उसने तो यूं ही बोल दिया था, एਵੇਂ ही बोल दिया था, सुपरफिशियली, उसने तो हाफ जोकिंग में बोल दिया था, सुपरफिशियली बोल दिया था, उसने तो क्लेवरली, ग्लिबली बोल दिया था। अब उसके पास में कहने को कुछ नहीं, तो क्या बोलेगी, हाँ हाँ बन रहा है, बन रहा है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो उसने क्या बोला, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, भाई साहब थोड़ा सा टाइम लगेगा, भाई साहब लॉन्गर बिल्ड, लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई से, मैंने कहा, किसने कहा, एनिस जंग ने। और कैसे कहा, पहले तो उसने कैसे बोला था, ग्लिबली, सुपरफिशियली, ठीक है, हाफ जोकिंग, और अब कैसे बोल रही है, इम्प्रेस्ड होकर, इम्प्रेस्ड का मतलब शर्म से, शर्मशार होकर, शर्म आ गई उसको अपने आप पर कि मैं स्कूल खोलूंगी तो तू आएगा क्या पढ़ने, हैं, अब कहां से खोलेगी स्कूल। बोल दिया उसने, ऐसे 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 बेचारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोग यूं ही बोल देते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, फलाना ढींगा, वो करते कुछ नहीं। ऐसे लोगों से वादे बहुत सारे लोग कर जाते हैं और आते ही नहीं, निभाते ही नहीं। तो उसको इम्प्रेस्ड फील हुआ। ठीक है, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस, मेड ए प्रॉमिस, मेड ए प्रॉमिस, मेड ए प्रॉमिस, जो उसने वादा किया था, दैट वाज नॉट मीट, उस वादे का कोई मीन भी नहीं था। जो वादा उसने किया था ना कि आई विल ओपन अ स्कूल, मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आना, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, तो ऐसे वादे उनके लिए बहुत सारे लोग कर जाते हैं, और ऐसे वादों का वाज नॉट मीन्ड, MENT मीन, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे वादे कर जाते हैं। तो एनिस जंग ने भी ऐसे यूं ही कह दिया था, हाफ जोकिंग, लेकिन बाद में उसको शर्म आई जब उसने आकर बोला, इज योर स्कूल रेडी, तो उसने कहा इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, अबाउंड इन, भरे पड़े हैं, अबाउंड इन का मतलब भरे पड़े हैं, अबाउंड इन भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अबाउंड इन, भर भर के, ऐसे वादे भर भर के करते हैं। एवरी कॉर्नर ऑफ इज ब्लीक, ब्लीक पूछा जाएगा बेटा, ब्लीक, BLEAK, ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है होपलेस। ऐसे वादे उनके होपलेस जिंदगी में, उनकी आशा से रहित जिंदगी में, उनकी आशा रहित मतलब क्या बोलते हैं, बेआशा या आशा, जो भी तुम समझ गए होंगे, होपलेस जिसमें होप नहीं होती, इसको ब्लीक बोला जाता है, खाली संसार, होपलेस संसार। ऐसे उनके ब्लीक संसार में, ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक संसार में, ब्लीक ब्लीक ब्लीक, इट्स नॉट अ ब्लैक, इट्स अ ब्लीक, पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लीक, बोलो BLEAK, ब्लीक, ब्लीक मतलब होपलेस, हाँ बोलो बोलो, ब्लीक मतलब होपलेस। ऐसे वादे उनके होपलेस संसार में, ब्लीक वर्ल्ड में बहुत सारे लोग करके चले जाते हैं। वैसा आगे बढ़ो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उन उसको कुछ महीनों तक जानने के बाद में, आफ्टर नोविंग हिम, उसको जानने के बाद में, आई आस्क हिम, मैंने पूछ लिया यार उससे, एनिस जंग बोली कि मैंने पूछ लिया उसका नाम, तो उसने बोला साहेब ए आलम। इतनी देर हमको क्या बताया जा रहा था, साहेब, बट अब उसका पूरा नाम आया साहेब आलम। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से लिटरेरी टर्म्स, मैं बोल रहा हूँ सुनना, लिटरेरी टर्म्स बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, लिटरेरी टर्म्स बोलो, शर्मा क्या रहे हो, मम्मी पापा देख रहे तो देख रहे, तो तुम पढ़ रहे हो ना, बोलो लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स। तो कौन से लिटरेरी टर्म का यूज किया गया साहिब आलम बोलने पर, तो भाई साहब साहिब आलम बोलने पर आयरनी का यूज किया गया। किसका, आयरनी, आयरनी मतलब व्यंग्य। नाम बच्चे का साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड, लेकिन काम क्या करता है, कचरे चुगने का,
तो ये आयरनी है, ये व्यंग्य, कॉन्ट्रास्ट है ना। कॉन्ट्रास्ट काम क्या करता है, नाम क्या है ऐसा। तो मैंने उसको पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसने बोला साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने अनाउंस करके बोला, उसने घोषणा की माय नेम इज फलाना 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 इलानी जंग 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 बहादुर। तो उसने बोला कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, ही मतलब साहिब जो है डज नॉट नो, वो नहीं जानता व्हाट इट मींस, कि साहिब आलम का मतलब क्या है। वो नहीं जानता कि साहिब आलम का मीनिंग क्या है, साहिब आलम का मतलब क्या है, वो बंदा नहीं जानता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लोग लिखा हुआ इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर 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 ये वो अपनी राइटर है ना एनिस जंग, वो लिख रही है अगर 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 ही न्यू, अगर वो जानता, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है कि एनडब्ल्यू, अगर वो जानता इट्स मीनिंग, साहिब आलम का मतलब, अगर साहिब साहिब आलम का मीनिंग जानता, जैसे मैं, मेरा नाम संजय है और मैं संजय नाम का मीनिंग जानता, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे संजय का मतलब होता है दूर की दृष्टि रखने वाला, है ना, महाभारत में संजय था ऐसा। तो ही न्यू, वो इफ ही न्यू, अगर वो जान जाता इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग, और इसका मीनिंग क्या है, लंबी सी लाइन करके लिखा हुआ आ रहा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और लॉर्ड का मतलब मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक। भाई साहब, साहिब आलम का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का मालिक। अगर उसको ये नाम का मीनिंग पता चल जाता तो वो एक बार तो हंसता। अरे भाई काम में क्या करता हूं, मेरा नाम क्या है ऐसा। ठीक है, इफ ही लिखा हुआ इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसका मीनिंग जान जाता लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ही वुड हैव ए हार्ड, हार्ड मतलब मुश्किल से ही, टाइम बिलीविंग इट, उसको मुश्किल से ही विश्वास होता कि मेरे नाम का मीनिंग ये है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मेरे नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो उसको मतलब बिल्कुल ही हार्ड बिलीविंग, मुश्किल से ही क्या होता, विश्वास होता। अनअवेयर, अनजान, अनअवेयर मतलब नॉट अवेयर, अनजान अनजान अनजान। ठीक है, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, सुनना, अनअवेयर है बंदा, उस बंदे को नाम का मतलब नहीं पता, वो अनअवेयर है, वो अनजान है। द अनअवेयर है ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, कि उसका नाम क्या बताता है, उसके नाम का मीनिंग क्या है, वो अनजान है। वो बंदा अनजान है और अपने अनजान मन से ही, अपने नाम का मीनिंग न जाने ही वो बंदा, वो जो साहिब है, वो साहिब क्या करता है, ही वह साहिब जो है रोम्स करता है। रोम्स, रोम का मतलब घूमता है, वैसा भटकता है इधर उधर, है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इधर उधर रोम करता है भाई साहब, घूमता है। गली गली से कचरा उठाता है, वो कचरा चुगता है, वो बस ये लिखा हुआ ही रोम्स, वह वेंडर करता है स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। इसका मतलब अकेला नहीं है साहिब आलम, उसके दोस्त भी हैं। तो वो गली में, गलियों गलियों में अपने दोस्तों के साथ में क्या करता है, इस रोम करता है, फिरता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, अब हमारी जो एनिस जंग है, राइटर है, जो ऑथर है, उन्होंने अब नाम किसका लिया है, आर्मी। इसका मतलब मुकेश, ये क्या नाम अपना, साहिब अकेला ही नहीं है, और भी लोग हैं उसके साथ में, आर्मी बोल दिया उसने। आर्मी मतलब 5-10 लोग होंगे कि भाई साहब एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है बिना जूतों के, बिना चप्पलों के, विदाउट शूज। बेयरफुट का मतलब नंगे पैर। ये जो नंगे पैर वाली जो आर्मी है, लड़कों की जो आर्मी है, ये जो लड़के हैं, हु अपीयर, ये लोग आते हैं, अपीयर मतलब आना, अपीयर मतलब आना, ये लोग आते हैं लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये साहिब आलम जैसे लोग, ये मॉर्निंग में निकलते हैं वैसा, सुबह जल्दी, जैसे ये पक्षी निकलते हैं ना सुबह चहचहाते हुए, जैसे सुबह पक्षी निकलते हैं, लिखा हुआ ये लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। ये कैसे अपीयर होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बेयर फुट वाली जो आर्मी है, बेयर फुट वाली जो आर्मी है, साहिब आलम के जो दोस्त है, और वो जो बेयर फुट वाली जो आर्मी है, वो कैसे अपीयर होते हैं, लाइक ए मॉर्निंग बर्ड। कैसे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जैसे सुबह पक्षी निकलते हैं ना वैसे। एंड डिसअपीयर, और कैसे अपीयर, तो कैसे होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा अपीयर कैसे होता है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। कैसे अपीयर होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। कैसे अपीयर होते हैं, कैसे आते हैं ये लोग, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। और कैसे डिसअपीयर हो जाते हैं, कैसे डिसअपीयर हो जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, भाई साहब 8 दोपहर में। ये आते सुबह जल्दी है और दोपहर में ये लोग क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में धूप गिरती है बहुत भयंकर वाली, तो फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते होंगे। अच्छा ऐसा, ओवर द मंथ्स, महीने बीत गए भाई साहब, ओवर द मंथ्स, महीने बीत गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने ईच ऑफ देम को रिकॉग्नाइज कर लिया। महीने बीत गए, समय बीत गया, पहले साहिब आलम का नाम जाना, फिर साहिब आलम के दोस्तों को जाना, और फिर मैं ईच ऑफ देम, प्रत्येक को पहचानने लगी, जिस जो उसकी आर्मी थी, जो उसके साथी थे, उनको प्रत्येक को एक एक को मैं पर्सनली जानने लगी, किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है, सबको जानने लगे। किसने बोला, एनिस ने बोला कि मैं पर्सनली सबको जानने लगी। फिर मैंने होशियारी मार दी और मैंने फिर से पूछ लिया, क्यों रे, पहले तो पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, क्यों करता है ऐसा, और अब क्या पूछ लिया उसने, व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, अरे लाला चप्पल क्यों नहीं पहनता है। एनिस ने पूछ लिया व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आरंट यू, क्यों नहीं वियरिंग पहनता है चप्पल, अरे भाई साहब स्लीपर क्यों नहीं पहनता है, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो तुम, अरे क्यों नंगे पैर ही भटकते फिरते हो यार, चप्पल पहना करो ना, चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो अब फिर वो क्या नाम उसका, साहिब आलम, मुकेश, ये जो भी 2-3-4-5 बच्चे हैं, वो बोलेंगे एक एक करके, इसके पास तो चप्पल है, ये पहनता नहीं है, इसकी मम्मा वो लटान के ऊपर रख दी, वहां से उतारता नहीं है, ऐसे वैसे, एक ने जूते पहन रखे, मतलब बहुत सारी बातें आएगी मस्त मस्त वाली। सुनो क्या होता है, तो मैंने पूछ लिया, आई आस्क वन, मैंने एक को पूछ लिया, तो रिप्लाई क्या करता है, मैंने जिसको पूछा ना, उसने रिप्लाई क्या किया, माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग डाउन नीचे नहीं उतारती, मेरी माँ ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ का मतलब लटान, अपने घर में वो लटान नहीं होती है ऊपर, राजस्थान में तो लटान ही बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो, लटान भरान, है ना, जो भी होती है वो उसके ऊपर रखी हुई है, तो वो क्या बोलते हैं, मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग डाउन, नीचे नहीं उतारती, मेरी माँ उन चप्पलों को नीचे नहीं उतारती। ही आंसर्स सिंपली, जिसको मैंने पूछा ना, आई आस्क वन ऑफ देम, मैंने एक को पूछा कि चप्पल क्यों नहीं पहनता, तो क्या बोलते हैं, माँ चप्पल उतारती नहीं है, वो लटान से मैं कैसे पहन के आऊं, मेरे पास, मेरे को तो बड़ा शौक है पहनने का, मैं कैसे उतारूं, मैं तो छोटा सा हूं, मैं कैसे उतारूं वहां से, मेरी माँ उतारती नहीं है वहां से, मैं कैसे पहन के आऊं। एक ने बोला ऐसा, तो सुनो और क्या बोला फिर,
फिर उसके बाद में क्या होता है, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। जब एक ने ऐसे बोला ना कि मेरी माँ वो उतारती नहीं है, तो एक ने जूते पहन रखे थे, ऐसे जूते, एक जूता अलग कलर का, एक जूता अलग कलर का, उसने जूते पहन रखे थे। किसी ने तो चप्पल ही नहीं पहन के उसने जूते पहन रखे, वो भी जूते कैसे लिखा हुआ है, दैट डू नॉट मैच। ये देखो दैट डू नॉट मैच, यहाँ नीचे देखो दैट डू नॉट मैच, ऐसे जूते पहन के जो मैच ही नहीं करते आपस में। उसने क्या, उसने होशियारी मारी, उसके दोस्त ने होशियारी मारी। अरे मैडम क्या बताया आपको कि अगर ये उसकी माँ अगर चप्पल वो उतार दे उस लटान से, तो ये क्या करे, चप्पल को पहन तो जाए और फिर बाद में रास्ते में जाके फेंक आए। ये ऐसा करे, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये रामलाल, ये है ना, ये जो भी है, ये ना, इसको फेंक है कैसा। इवन इफ यदि सी डिड, अगर उसने ऐसा कर भी दिया, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, थ्रो ऑफ, वो फेंक आएगा। ऐसा किसी एक बंदे ने, उसी के दोस्त ने बोला जिसमें जूते पहन रखे थे। कैसे, कौन से जूते, डू नॉट मैच, जो आपस में क्या नहीं कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा व्हेन आई कमेंट, व्हेन आई कमेंट, जब मैंने कमेंट किया उसके जूतों पर, अरे ओए ओए रुक रुक रुक, अरे ओए ये जूते कैसे पहन रखे तूने। उसने तो माना कि चप्पल नहीं पहन रखी, तूने जूते कैसे पहन रखे भाई। व्हेन आई कमेंट, जब मैंने कमेंट किया, जब मैंने कोई कमेंट किया, जब मैंने कोई रिमार्क किया ऑन इट, उसके जूतों पर, तो उसने क्या करा, ही सफल्स, SHUFFLES, सफल्स। सफल्स मतलब वो पैरों को सर ऐसे नहीं करते कि आगे पीछे आगे पीछे, यू यू यू। अब आपको तो कैसे दिखेगा ऑनलाइन में, पैर थोड़ी दिखा दूं। है, पैर थोड़ी दिखा दूं, खुद करके देखो, खड़े हो जाओ और एक पैर को आगे एक पैर को पीछे ऐसे ऐसे करो, वो सफल्स होता है। तो उसने सफल्स किया। जैसे मैंने कमेंट कर, जूते कैसे पहन रखे भाई, तो उसने पैरों को आगे पीछे किया, उसने पैरों को क्या किया, आगे पीछे किया। देखो लिखा हुआ भी इंग्लिश में, टू मूव योर फीट इन एन ऑकवर्ड वे। ऑकवर्ड वे ना होता है गंदे तरीके से इधर-उधर पैरों को आगे पीछे करने की कोशिश करी। हिज फीट एंड से नथिंग, उसने अपने पैरों को आगे पीछे करा और कुछ नहीं बोला। जब मैंने बोला ना तेरे जूते, तो उसने कुछ नहीं बोला, बेचारे कुछ नहीं बोला। फिर क्या, देखो, आई वांट शूज। अब ये कोई तीसरा बोल रहा है। पहले को तो बोला चप्पल क्यों नहीं पहना, तो दूसरे ने बोला मम्मा चप्पल उतारती, अगर उतार भी दे तो ये तो फेंकी है। ये दूसरा, तीसरा क्या बोलता है, अब वो उसको एनीसन को बोलता है, मैडम जी आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए। तीसरे ने एंट्री मार दी भाई साहब, आई वांट शूज सेज थर्ड बॉय। तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में, जितने साल का वो है, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, 15, 20, जितने भी साल का वो बच्चा है, उसने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक एक बार भी जूता नहीं पहना। तो उसने बोला आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते चाहिए। आई वांट शूज सेज द थर्ड बॉय। तीसरे लड़के का मुझे जूते चाहिए भाई साहब, मुझे जूते चाहिए भाई साहब, मुझे जूते चाहिए। नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वो जूतों का मालिक नहीं बना, कभी जूते नहीं मिले बच्चे को। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ऐसी कंट्री मतलब गांव, कंट्री मतलब यहाँ पर क्या है, गांव। तो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कंट्री मतलब गांव में इधर उधर घूमते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा है। अब एनिस जंग हमें बता रही है, एनिस जंग जनता को बता रही है, एनिस जंग बुक को पढ़ने वालों को बता रही है कि मैंने अधिकतर गांव में घुमा है। एनिस जंग बोल रही है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे वॉक करते हैं बेयरफुट। मैंने देखा है कि गांव में लोग नंगे पैर ही घूमते हैं। गांव में लोग, क्या ये बात सही बोल रही है, मुझे भी जहां तक लगता है लोग नंगे पैर ही घूमते हैं। इन सिटीज, शहरों में भी कई बार तो मैंने नंगे पैरों में देखा है। ऑन विलेज रोड, और गांव की सड़कों पर भी, और गांव की सड़कों पर भी मैंने लोगों को नंगे पैर ही देखा। किसने बोला, एनिस जंग ने बोला। अपने को बोल रही है, उनको नहीं बोल रही है, ये अपने को बता रही है, अपने मतलब तुमको और मेरे को ऐसे बता रही है। ठीक है भाई, गांव में ऐसे लोग सड़कों पर ऐसे पैदल घूमते हैं, पैदल मतलब नंगे पैर घूमते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी की बात नहीं है। तुम सोचो कि बेचारों के पास पैसा नहीं है, गांव वाले तो करोड़पति होते हैं। हाँ, गांव वाले तो करोड़पति होते हैं भाई साहब, अरब खरबपति होते हैं गांव वाले तो। खेत होते हैं उनके पास, जमीनें होती है खतरनाक वाली। बस ये इट्स नॉट ए लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं है, ये उनका ट्रेडिशन ही हो गया, ये उनकी परंपरा ही हो गई। उन्होंने अपना जीवन शैली में अपना लिया कि हमें नंगे पैर रहना है, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गांव वालों को, ये अपने को बता रही है, उन्हें वो गंदी बस्ती, कच्ची बस्ती की बात नहीं कर रही है, वो रेप पिकर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये तो अपने को बता रही है कि गांव वाले लोग, शहर में लोग, सड़कों पे, गांव पे लोग ऐसे पैदल ही घूमते हैं, मतलब नंगे पैर घूमते हैं, ऐसा वो बोल रही है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है चिल्ड्रन बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी की बात नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बट ए ट्रेडिशन, जबकि एक परंपरा हो गई है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। स्टे मतलब रहना, बेयरफुट मतलब नंगे पैर रहने की एक परंपरा ही हो गई है। ठीक है, इज वन एक्सप्लेनेशन, ऐसा एनिस जंग ने हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा, जस्टिफिकेशन देते हुए कहा, हमको समझाते हुए उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है। गांव के लोग मतलब अधिकतर क्या होते हैं, गांव के लोग मतलब जो नंगे पैर घूमते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास में पैसा नहीं है, या फिर वो गरीब है, या फिर वो ऐसे, या फिर वो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है यार। बस वो तो उनकी क्या बन गई है, एक ट्रेडिशन बन गई है, एक परंपरा बन गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। आई वंडर मतलब एनिस जंग, वंडर मतलब सोचती है। एनिस जंग सोचती है कि इफ यदि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, अगर मैं बहाना कहूं टू एक्सप्लेन, कहते हुए अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, आया था ना शुरू में, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कभी खत्म नहीं होने वाली गरीबी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कभी खत्म ना होने वाली गरीबी। अगर मैं बहाना करके ये कहूं कि ये केवल कभी खत्म नहीं होने वाली मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली गरीबी है, तो ये गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे बात करती है, आई रिमेंबर, मुझे याद है। अब वो एक कहानी बताएगी हमें, अभी उनसे बात करना बंद हो गया, हमसे बात हो रही, तुमसे और मेरे से, आप लोगों से और अपन से, मतलब सबसे बात करते हुए बोलिए आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे याद है स्टोरी, एक कहानी मुझे याद है, मैंने एक व्यक्ति की, मुझे एक व्यक्ति की कहानी सुनना चाहोगे? कहानी सुनना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, कहानी सुनना चाहोगे ना? अरे उसने बोला कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, बात है उद्दीपी की। ये एक जगह है UDIPI, उद्दीपी की। उद्दीपी की मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि एक बार क्या हुआ, वंस टोल्ड मी, एक बार वंस टोल्ड मी, मुझे भी बताया गया था, किसी ने मुझे बताया और मैं तुम्हें बता रही हूँ। उद्दीपी की बात है कि एज ए यंग बॉय,
एक युवा लड़का था, यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। एक युवा सा लड़का था जो स्कूल जाया करता था, पास एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने से, बूढ़ा टेम्पल नहीं है, पुराना टेम्पल, पुराने मंदिर के पास से होकर एक युवा लड़का स्कूल जाया करता था। समझ में आ रही है बात? एक युवा सा लड़का पुराने से मंदिर के पास से स्कूल जाया करता था, जैसे तुम लोग आते हो ना स्कूल, मंदिर के पास से निकल कर आते हो ना, अपनी अपनी स्कूल में आते हो ना, आते हो कि नहीं आते? हाँ, तो वो भी आया करता था। वेयर हिज फादर, जिस टेम्पल के पास से वो गुजरता था, जिस मंदिर के पास से वो गुजरता था, उस मंदिर में उस लड़के के पिताजी पुजारी का काम करते थे। किसका काम करते थे? उसके पिताजी क्या थे? प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ठीक है, ही वुड स्टॉप, वो रुकता था वहां पर ब्रीफली, थोड़ा सा एट द टेम्पल, मंदिर पर, वो मंदिर पे थोड़ा सा रुकता था, एंड प्रे फॉर, और प्रार्थना करता था, ए पेयर ऑफ शूज। वो लड़का भी क्या करता था, जिस उद्दीपी शहर में मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़का हुआ करता था, उसके पिताजी मंदिर में पुजारी थे, तो वो लड़का स्कूल जाया करता था, तो स्कूल में रुकता, क्या नाम, मंदिर में रुकता था थोड़ा सा, और भगवान से पूजा करता था, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे जूतों का जोड़ा दिलवा दो, मुझे जूतों का जोड़ा दिलवा दो। और भगवान ने उसकी सुन भी लिया, भगवान ने उसकी सुन भी ली। 30 years लेटर, अब हमें बताया जा रहा है 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, कि 30 साल बाद में जब मैं उसके गांव में गई, एंड द टेम्पल, मंदिर में गई, विच वॉज नाउ डॉन, वो मंदिर जो कभी नया नया हुआ करता था, 30 साल बाद में वो मंदिर डॉन्ड हो गया। डॉन का मतलब होता है डूब जाना। अब किस में डूब गया, मतलब खंडर टाइप का हो गया, डूबना, पानी में नहीं डूबा है। यहाँ पे डॉन्ड का मतलब डूबना है, डूबने से मतलब यहाँ पर खंडर हो जाना, इन एन एयर, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब हो गया, मतलब एकदम वीरान, डिसोलेशन का मतलब वीरान। तो ये क्या लिखा हुआ है, एयर ऑफ डिसोलेशन, कहने का मतलब क्या हुआ कि वीरान की स्थिति में आ गया, कुल मिलाकर रूइंड हो गया, RUI, रूइंड। रूइंड का मतलब क्या, खंडर। रूइंड का मतलब क्या हो गया, वो मंदिर लगभग लगभग 30 साल बाद में खंडर सा हो गया। ठीक है, चलो अब आगे क्या है, और वो मंदिर क्या नाम, जो जगह है वो खंडर सा हो गया, इन द बैकयार्ड। अब हमें बताया जा रहा है इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड कौन सा, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अच्छा, तो ये एनीस जंग हमें बता रही कि मैं जब दोबारा वहां पर गया, जो भी राइटर यहाँ पे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि जब मैं 30 साल बाद में वहां पे गया या गई, तो मैंने देखा यार वो जो मंदिर था वो तो मतलब खंडर सा हो गया। उस मंदिर में जो पीछे वाला हिस्सा था, बैकयार्ड, जो मंदिर का बैकयार्ड था, जो मंदिर का पीछे वाला हिस्सा था, जहां पर पंडित रहा करता था, उसका बेटा सुबह सुबह आया करता था, भगवान से प्रार्थना किया करता था, हे भगवान जूता दिलवा दे, हे भगवान जूते की जोड़ी दिलवा दे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वहां पर अब कौन आ गया, वहां पर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया प्रीस्ट आ गया, एक नया प्रीस्ट, एक नया पुजारी आ गया। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और अब वहां पर क्या है, उस मंदिर में रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, मैंने देखा वहां पर 30 साल बाद में उस मंदिर में पीछे की तरफ वहां पे लाल लाल कुर्सियां है ना, रेड और व्हाइट प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई है। ए यंग बॉय ड्रेस इन एन ग्रे यूनिफॉर्म, और मैंने देखा वैसा ही एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म में, पुरानी सी कोई ड्रेस थी, ग्रे मतलब व्हाइट होता है, ग्रे का मतलब व्हाइट भी होता है, थोड़ा सा हल्का कलर भी होता है, इस तरीके से। तो वहां पर एक लड़का आया व्हाइट ग्रे कलर की यूनिफॉर्म के अंदर, वियरिंग सॉक्स, उसने सॉक्स पहन, मंदिर में जूते पहनकर नहीं आते, तो उसने सॉक्स पहन रखे थे, मोजे पहन रखे थे, एंड शूज, और जूते भी पहन रखे थे भाई साहब, मंदिर के अंदर नहीं, इसका मतलब मंदिर के बाहर या पीछे वाले हिस्से में। तो मैंने देखा एक लड़का है जिसने सॉक्स पहन रखे हैं, और क्या पहन रखे हैं, वैसा जूता पहन रखा है, एंड अराइव्ड, वो लड़का जो मैंने उसको देखा ना, एक लड़का आया जिसने जूते पहन रखे हैं और जिसने मोजे पहन रखे हैं, और वो दौड़ता हुआ आया, अराइविंग, वो आया पेंटिंग, PANTING, पेंटिंग। पहला पार्ट पढ़ाया था द लास्ट लेसन, उसमें उस लास्ट लेसन के अंदर जो फ्रेंच था वो आउट ऑफ ब्रीथ आता है ना, आउट ऑफ ब्रीथ हाँफते हुए, तो पेंटिंग। वो लड़का आया हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल का बैग उतारा और फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड। वहां पर एक बेड था, एक बिस्तर था जो फोल्डिंग हो रखा था, उस पर उसने फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, इस लड़के को देखकर, इस 30 साल बाद की बात बता रही है, इस लड़के को देखकर आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे वो लड़का याद आ गया जिसके पिताजी मंदिर में पुजारी थे। वो थोड़ा सा रुकता था और भगवान से, देवी माता से प्रार्थना करता था, हे देवी माता, जूते की जोड़ी दिलवा दे, जूते की जोड़ी दिलवा दे। तो 30 साल बाद में आकर मैंने उसी मंदिर में देखा, तो वो मंदिर खंडर सा था, वहां पर रेड एंड व्हाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी, पड़ी हुई थी, वहां पर एक फोल्डिंग बेड था। तो एक लड़का आया जिसने जूते पहन रखे, मोजे पहन रखे, आते उसने बेग फेंक दिया है, और हाथा हाथा सा आया, और उसने क्या बोला, देखो, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया, प्रेयर अनदर बॉय, वो लड़का याद आ गया, प्रार्थना वाला। बॉय हैड मेड टू द गोडेस, और शायद ऐसा लगता है गोडेस देवी माता ने, when he had finally got a pair of shoes, शायद मुझे लगता है कि फाइनली उस लड़के ने क्या प्राप्त कर लिया, जूते की जोड़ी प्राप्त कर ली। इस नए वाले लड़के से पुराने वाले लड़के को रिलेट करती है देवी, ये अपनी एनिज्म, और क्या बोलती है कि मुझे लगता है शायद उसको जूते की जोड़ी मिली। आया ना, वो दौड़ता हुआ था, पहले वाले लड़के के पास जूते की जोड़ी नहीं हो, तो प्रार्थना करता था, हे भगवान जूता दिलवा दे, और ये बंदा जूते की जोड़ी में आया, तो उसने इमेजिन कर लिया वो लड़का जिसने प्रार्थना करी थी। तो क्या कर लिया, फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, उसको क्या मिल गया, फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जूते की जोड़ी मिली। और अब वो लड़का आके प्रार्थना क्या कर रहा है, नया वाला, हे देवी माता, मेरे जूते खो नहीं जाए, मेरे जूते की जोड़ी खो नहीं जाए। पहले वाला लड़का क्या प्रार्थना करता था कि मुझे जूता दिलवा दे, और ये मेरी जूते की जोड़ी खो नहीं जाए, ऐसा कुछ। तो दोनों को रिलेट कर रही है कि जूता मिल गया तो खो नहीं जाए, ऐसा। लेट मी नेवर लूज देम, मेरा ये जो जूता है ये कभी मेरे से खो नहीं जाए। द गोडेस हैड ग्रांटेड, और शायद ऐसा लगता है कि देवी माता ने उसकी जो प्रेयर है, उसकी जो प्रार्थना है, उसको ग्रांटेड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। शायद देवी माता ने भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और उसका जूते का जोड़ा कभी खोया नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग बॉयज, युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, ये प्रीस्ट जो है, नाउ अभी वाला जो प्रीस्ट है, ऐसे प्रीस्ट के, ऐसे पुजारियों के लड़कों के पास में अब जूते हैं, बट उस जमाने में नहीं हुआ करता था। बट मेनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स, लेकिन आज के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं रेग पिकर्स जैसे। रेग पिकर क्या होता है, अरे वही ये कचरे का ढेर, कचरे को चुगने वाला। अब वापस से अपन अपनी थीम में चलने वाले हैं। बट मेनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं रेग पिकर्स के जैसे, रेग पिकर्स मतलब कचरा इकट्ठा करने वाले लोग, इन माय नेबरहुड,
एनी जंग बोल रही है कि मेरे पड़ोस में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो रिमेन रहते हैं शूजलेस, जिनके पास भी जूते नहीं। आजकल तो पंडितों के बच्चों के पास में जूते मोजे सब है, लेकिन मेरे पड़ोस में ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे रेप पिकर्स भी है जिनके पास में जूते नहीं है, शूजलेस है, वो शूलेस है। वो बच्चे कैसे हैं? वो बच्चे शूलेस है। मेरी बातें क्लियर हो रही है? वो बच्चे क्या है? वो बच्चे शूलेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? माई एक्वेंटिस। माई मतलब मेरे, एक्वेंटिस का मतलब परिचित। माई एक्वेंटिस मेरा परिचय या मेरे परिचित विद द बेयरफुट रेप पिकर्स, जो बेयरफुट थे, बेयरफुट नंगे पैर वाले रेप पिकर्स, कचरा उठाने वाले, वो जो मेरे पड़ोसी जिनको मैं जानती हूँ, वो जो नंगे पैर वाले जो लड़के हैं ना, वो जो रेप पिकर्स है, लीड्स मी टू सीमापुरी। ये बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं? ये बच्चे भाई सीमापुरी से। अब बात आती है सीमापुरी कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सीमापुरी कहाँ है। तो भैया सीमापुरी दिल्ली का बाहर का जो हिस्सा है, दिल्ली की बाउंड्री, दिल्ली क्षेत्र की जो बाउंड्री है ना, पेरीफेरी, आगे आएगा लिखा हुआ पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब बाउंड्री। पेरीफेरी के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, जिसको बाउंड्री कहते हैं, आउटस्कर्ट्स कहते हैं, बाहर की बाउंड्री, बाहर का किनारा। तो हमें बताया जा रहा है लीड्स मी टू सीमापुरी। ये रेप पिकर्स का मतलब सीमापुरी। एक जगह तुम्हें पूछा जाएगा कि रेप पिकर्स का मतलब क्या होता है? सीमापुरी। और सीमापुरी का मतलब रेप पिकर्स। सब कुछ समझ में नहीं है? समझना बड़ा आसान है। कोई कोई शहर, कोई कोई गांव ऐसे होते हैं जिनको उनके काम के नाम से जाना जाता है। जैसे तुम थोड़ी देर बाद में पढ़ोगे चूड़ियां कहां बनती है, तो तुम फटाफट से बताओगे फिरोजाबाद। तो तुमसे पूछा जाएगा फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। और चूड़ियों का जगह, चूड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद। तो वैसे ही रेप पिकर्स का शहर सीमापुरी। और सीमापुरी किसके लिए फेमस है? रेप पिकर्स के लिए। मतलब ये जो कचरा चुनने वाले लोग कहां कहां के लिए जाने जाते हैं? सीमापुरी के लिए जाने जाते हैं। और सीमापुरी कहां है? लिखा हुआ ए प्लेस, एक ऐसा स्थान ऑन द पेरीफेरी। और पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। पेराफेरी का मतलब किनारा। किसका किनारा? दिल्ली का किनारा, जो दिल्ली के किनारे पे, ये माइल्स अवे फ्रॉम इट। ठीक है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकल का मतलब लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा गजब का शहर है। वैसे दिल्ली आप जानते स्टेट है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। लेकिन यहां पर बात हुई कि दिल्ली मतलब जो अपने देश की राजधानी है भाई साहब, जो अपने देश की कैपिटल है, ऐसे शहर में इतने मतलब अनएजुकेटेड पीपल, ऐसे बच्चे जिनके पास में मतलब जूते तक नहीं है, ऐसे बच्चे जो दिन भर चुपते फिरते रहते हैं, तो ऐसी बड़ी सिटी के अंदर ऐसे लोग। तो ये मेटाफोरिकली कहा गया है कि दिल्ली का जो बाहर का इलाका है ना, दिल्ली के बाकी घर को तो सब साफ रख लेते हैं, बाहर को कोई सफाई नहीं करता, वैसा। तो ऐसा मेटाफोरिकली कहा गया। तो अब हमें बताया जा रहा है आगे कि दोज, वो लोग हु लिव हियर, वो लोग कौन से लोग? सीमापुरी वाले लोग। सीमापुरी वाले मतलब रेप पिकर्स। रेप पिकर्स का मतलब कचरा इकट्ठा करने वाले, कचरे में से सोना ढूंढने वाले, कचरे में से सिक्का ढूंढने वाले, कचरे में से अपने जीवन क्या बोलते हैं, अपने जीवन खाना ढूंढने वाले लोग। कि दोज वो लोग हु मतलब जो, लिव मतलब रहते हैं, हियर मतलब यहाँ, आर स्क्वेटर्स। अब स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है? स्क्वेटर्स का मतलब होता है इलीगली रहना, गैर कानूनी रूप से रहना। कि वो लोग यहाँ पर सीमापुरी में कैसे रह रहे हैं? गैर कानूनी रूप से। ये सरकार को भी पता है, ये सरकार को भी पता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, ढाका शहर से आए हैं, और इलीगली रह रहे हैं भारत में। भारत में कैसे रह रहे हैं? इलीगली रह रहे हैं, गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। ये सरकार भी इस बात को जानती है। लेकिन देश के नेताओं को क्या चाहिए? वोट चाहिए। तो देश के नेताओं ने इन लोगों को राशन कार्ड बनवा दिया, बोलो। जबकि अपने देश के लिए इनको क्या बनवा दिया? राशन कार्ड तक बनवा दिया। क्यों बनवा दिया राशन कार्ड? वो राशन कार्ड बनवाया कि नहीं? देखो अभी आएगा आगे, राशन कार्ड वोटर लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, क्या 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 बातें आएगी। ये सरकार के ऊपर व्यंग्य चल रहा है। अब ये सरकार के ऊपर व्यंग्य चल रहा है। देखो क्या बोल रही है, सुनो। कि स्टेटस ये गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे। बताया मैंने अभी, ढाका से बांग्लादेश से आए। बैक इन 1971 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो साहिब आलम है, ये कौन सी ईयर में आया था? 1971, 1971 में। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। 1971 में साहिब आलम आया था भाई साहब, इलीगली सीमापुरी में। ऐसा हमें बताया जा रहा है। साहिब फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, उनमें से साहिब का परिवार भी एक था। 1971 में वो बांग्लादेश से आए, क्योंकि ढाका जो शहर था, उनके जो हरे भरे खेत थे, वहां पर तूफान आ गया था, पानी आ गया था, बाढ़ आ गई थी, बह गए थे सब। तो वो अपनी खाना वाना खाने के लिए सब लोग इधर इंडिया में आए, और इधर दिल्ली के आसपास सीमापुरी नामक इलाके में बस गए। ठीक है सर। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डनेस। उस जमाने में 1971 में सीमापुरी नामक जगह है, जो जंगल हुआ करता था, जो वाइल्डनेस था। वाइल्डनेस मतलब वेस्टलैंड, बेकार की भूमि, जर्जर भूमि, जहां पर कचरा पड़ा रहता है, जहां पर गंदा नाला बहता है, जहां पर दिल्ली शहर की गंदगी आकर रुकती है, जहां पर दिल्ली शहर की गंदगी आकर रुकती है, उस गंदगी में, उस सीमापुरी जगह में ये ढाका वाले लोग, ये साहिब आलम जैसे लोग, ये ऐसे बच्चे लोग, ये परिवार 1971 में वहां पर आकर बसे इलीगली। और इलीगली को क्या बोला गया? स्क्वेटर्स, SQUATTERS। स्क्वेटर्स हो गए हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे इन 1971। साहिब फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डनेस, सीमापुरी जमाने में, उस समय में एक बेकार की भूमि थी। इट स्टिल इज, और अभी भी है, इट स्टिल इज, और अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब खाली नहीं है, पहले खाली थी और अब खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? क्योंकि बांग्लादेशी आके बस गए, साहिब आलम जैसे लोग आकर बस गए। ठीक है, अब वैकेंट नहीं है, अब एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स का मतलब झुग्गी झोपड़ियां बना ली, झुग्गी झोपड़ियां ऑफ मड, कीचड़ से उन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बना ली। उन नालों के आसपास में उन्होंने अपने घर बना लिए। विद रूफ्स, छतें बना ली, ऑफ टिन, टिन का मतलब ये अपना तिरपाल वगैरह या टेन वगैरह। ठीक है। एंड टारपोलियम, टारपोलियम एक प्रकार का कपड़ा होता है, सब जानते हैं अपन, बारिश के अंदर नहीं लगाते तिरपाल, उससे उन्होंने घर बना लिए। किसी किसी के पास में लोहे का छप्पर था तो उससे घर बना लिए। ऐसे 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 उन्होंने घर बना लिए। डिवॉइड ऑफ, वंचित होना, डिवॉइड ऑफ मतलब वंचित होना। ठीक है। सेविज, और सेविज का मतलब है गंदा नाला, गंदा नाला। ड्रेनेज का मतलब नालियां, सेविज का मतलब एक तरीके से गटर, गटर का जो पाइपलाइन जाती है ना, वो वाली बात। रनिंग वाटर, वहां पर रनिंग वाटर, पानी बहता रहता है। लिव 10,000 रेप पिकर्स। भाई साहब, सीमापुरी नामक जगह पर
कितने लोग आकर बस गए? 10,000। उस 1971 में 10,000 लोग आए थे। 1971 में 10,000 लोग आए थे, ठीक है। 10,000 रेक पीकर्स आए थे। दे हैव लिव्ड, वो बस गए हियर, यहां पर, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से विदाउट एन आइडेंटिटी। सरकार ने जाकर पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो। 30 सालों से विदाउट आइडेंटिटी वो बसे हुए हैं, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के बसे हुए हैं, बट विद राशन कार्ड। देखो, इलीगल है उनका बसना, फिर भी उनके पास में राशन कार्ड, विद राशन कार्ड। सरकार को तमाचा है एक तरीके से, ये एनिस जंग तमाचा मार रही है सरकार को कि हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे लोग आकर बस गए जिनका आना वर्जित है, फिर भी वो आ गए। और देखो तुम हमारे नेताओं को, उन्होंने राशन कार्ड दे दिया उनको वोट लेने के लिए, ठीक है। राशन कार्ड मिल गया, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया। क्या बात है। एंड एबल, और योग्य हो गए देम टू बाई ग्रेन, और यहां पर आकर बाई ग्रेन। राशन कार्ड से वो खाना नहीं मिलता क्या? खाना मिलने लगे उनको, भाई साहब मजे हो गए उनके तो, है उनको तो मजे हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट। अब एक उस परिवार में से एनिस जंग ने पूछा होगा किसी से, तो एनिस जंग को किसी ने कहा कि अरे आइडेंटिटी जरूरी नहीं है, तो वैसा आइडेंटिटी जरूरी नहीं है, ये राशन कार्ड हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हमको वो क्या नाम, नागरिकता बोलना चाहिए, और नागरिकता जरूरी नहीं है, 2 टाइम का खाना मिल जाए ये जरूरी है भाई साहब। हाँ, खाना मिलना चाहिए, ऐसे बोलेगा। देखो क्या बोल रहा है कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, खाना इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए खाना जरूरी है। खाना भाई साहब, खानो रोटिया जरूरी है, रोटिया खाना जरूरी है भाई साहब। देने आइडेंटिटी जरूरी नहीं है। नाम क्या है, नाम में क्या रखा है? खानो, रोटी चाहो भाई, रोटी 2 टाइम, ऐसा। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि, इन्वर्टेड कोमा में बोल रहा है, तो कोई ना कोई बंदा बोल रहा होगा कि यदि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत होने तक, दिन खत्म होने तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम हमारे परिवार वालों को खिला सके, एंड गो टू बेड, और हम सोने जा सके, विदाउट एन एकिंग स्टमक। एकिंग स्टमक मतलब पेट में दर्द हुए बिना, पेट में दर्द हुए बिना हम जाके सो जाए, हम हमारे परिवार वालों को खाना खिला दे, और वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यही रुकना चाहेंगे, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, उस जगह पर नहीं जिसने हमें नो ग्रेन, कोई हमें ग्रेन नहीं मिलता। तो किसी ने पूछा होगा, या किसी ने कहा से ए ग्रुप, देखो आगे बोल रहा है, से ए ग्रुप ऑफ वीमेन, औरतों के ग्रुप ने कहा, और औरतों ने क्या पहन रखी है? टेटर का मतलब फटी साड़ियां पहन रखी है। अब इसको पूरे को जोड़ेंगे। एक औरतों के ग्रुप ने कहा जिसने टेटर्ड, याद करो, टेटर्ड फटी पुरानी सी, जिन्होंने साड़ियां पहन रखी है, उस औरतों के ग्रुप ने कहा कि आइडेंटिटी जरूरी नहीं है साहब, 2 टाइम का खाना मिल जाए ये जरूरी है, हम हमारे परिवार वालों को खाना खिला दे, और बिना पेट में दर्द हुए हम हमारे बिस्तर पे जाके सो जाए, ये जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी नहीं है, खानो रोटियां जरूरी है। ऐसा एक ग्रुप, औरतों के ग्रुप ने कहा जिन्होंने साड़ियां पहन रखी थी। और कब कहा? जब व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनको पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। फिर से पूछ लिया एनिस जंग ने। पहले तो पूछ लिया व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। दूसरे को पूछ लिया व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। और अब क्या पूछ लिया? अरे भाई मुझे ये बताओ, एक औरतों के ग्रुप को पूछे, फटी पुरानी सी साड़ियां पहन रखी थी, उनको पूछ लिया, अरे तुम्हारे वो हरे भरे खेत, वो नदियां, वो झरने, वो तालाब, वो छोड़कर तुम क्यों आ गए? तो उन्होंने क्या कहा? अरे आइडेंटिटी जरूरी नहीं है मैडम, रोटियां चावे रोटियां, हम आराम से रात को सो जाए, बिना पेट में दर्द हुए हमारे बच्चों को खाना खिला दे, हमें वो जरूरी है। वो जगह जरूरी नहीं है, वो जहां जिस जगह पे हमें कोई अनाज ही नहीं मिलता, जहां पे कोई अनाज ही पैदा नहीं होता, वो जगह नहीं चाहिए हमें आइडेंटिटी से मतलब नहीं है, रोटियां भाव माना रोटियां, ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, कि वेयर एवर, जहां कहीं भी, अब हमें बता रही है एनिस जंग कि जहां कहीं भी ऐसे बेचारे लोगों को खाना मिलता है, दे पिच, वो गाड़ देते हैं देयर टेंट्स, वो लोग अपना टेंट वहीं लगा देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट, जो उनका टेंट जो होता है, जो उनका घर जो होता है, वो ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट का मतलब मूवमेंट करने वाला, यहाँ लगाया वहां लगाया, तंबू तान देते हैं, मतलब तंबू लगा देते हैं। उनका घर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, अल्पकालीन होता है, कभी यहाँ कभी वहां, जैसे नहीं होते क्या राजस्थान में लोहार टाइप के जो लोग होते हैं, जो गाड़ियां लोहार होते हैं, जो गाड़ियों में चलते रहते हैं, वैसे वाला। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में पैदा होते हैं, उन्हीं में आगे बढ़ते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और देखते ही देखते वो बच्चे पैदा भी हो गए, बड़े भी हो गए, और आने वाले टाइम पर वो कमाने भी लग जाते हैं। कमाने से मतलब इन द सेंस, कमाना इन द सेंस वो कचरा चुनना वो शुरू कर देते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहने लग जाते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी का मतलब क्या बताया जा रहा है? सीमापुरी मींस रेक पिकिंग। लो भाई साहब संभालो, सीमापुरी का मतलब रेक पिकिंग, कचरा चुनना। सीमापुरी मतलब कचरा चुनना, सीमापुरी मतलब कचरा चुनना, मतलब सीमापुरी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रहने वाले लोग कचरा चुनते हैं, जहां पर रहने वाले लोग क्या चुनते हैं? कचरा चुनते हैं। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? सीमापुरी का मतलब कचरा चुनने वाले लोग, सीमापुरी का मतलब कचरा चुनने वाले लोग। आओ आगे बढ़ते हैं। थ्रू द इयर्स, सालों तक, इट हैज अक्वायर्ड, ये बढ़ता गया, द प्रोपोर्शन मतलब शेप, जो उनकी आकृति थी वो बढ़ती गई, ऑफ ए फाइन आर्ट, अच्छे तरीके से बढ़ती गई। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, अब फिर से एक नई बात आ रही है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। भाई साहब सुनो, गार्बेज मतलब कचरा, हमारे लिए कचरा क्या है? बहुत ही गंदगी है, बहुत ही गंदा, भद्दा, बेकार, ऐसा कुछ बोल देते हैं कचरे के ढेर को। लेकिन उनके लिए कचरा क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ कचरा टू देम? उनके लिए कचरे का मीनिंग क्या है भाई साहब? उनके लिए कचरे का मीनिंग है सोना, गोल्ड। जी गोल्ड, कचरा मतलब जीविका है उनकी, कचरा मतलब उनको बस जन्नत मिल गई, जहां उनको कचरा दिख गया वो जन्नत मिल गई उनको, ऐसा। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए क्या है? सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड। लो भाई साहब, ये कचरा उनकी डेली ब्रेड है। डेली ब्रेड का मतलब दैनिक दिनचर्या, उनकी रोजी रोटी है। ये कचरे का ढेर उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ए रूफ एक छत, ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर, उनके सिरों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर जो छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ,
उनके घरों के ऊपर छत भी है, और छत किसकी बनी हुई है? वही तिरपाल की, टेनों की, जबकि लीकिंग रूफ है। लीकिंग मतलब चूती हुई, लीकिंग रूफ, ठीक है। कैसी रूफ है, कैसी छत है? चूती हुई छत। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत, मतलब हमारे लिए अगर हम बात करें उस जगह को देखकर तो हम कहेंगे कितनी गंदी है, भद्दी है, बेकार है, तिरपाल से बनी हुई है, टेनों से बनी हुई है, चूती हुई है। लेकिन भाई साहब उन बच्चों के लिए वो जो उनका जो घर है वो महल है। वो घर उन बच्चों के लिए उनका क्या है? महल है। ठीक है, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note. Saib says his eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of garbage you don't deserve. अब साहिब आलम बोल रहा है मैडम को, मैडम मैडम सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। वो बोल रहा है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है कचरे के ढेर में से। हाँ हाँ, और जब वो बोलता है तो उसकी आंखें चमकती है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि अपने को 1 लाख रुपए मिल गए भाई साहब। 1 लाख रुपए मिल गया अपने को। अपन जा रहे हैं रस्ते में, 1 लाख रुपए मजे हो गया, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे तुम बच्चों को 1000 रुपए का नोट मिल जाए, 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट मिल जाए, 500 का नोट मिल जाए, तो भाई मजे हो गया, आज तो पार्टी करेंगे, चिल चिल चिल। तो वो बोल रहा है कि समटाइम्स मैडम मैडम आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन 10 रुपीज नोट, कभी कभी कचरे के ढेर में से मुझे 10 रुपया भी मिल जाता है। साहिब ने कहा हिज आई, उसकी आंखें लाइटिंग अप, चमक रही थी उस समय। ऐसे नहीं कि वो चमके, वो बटन चमकने लगे, नहीं, मतलब वो बड़ा खुश था। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, अगर तुम्हें, अब ये एनिजन बोल रही है, थोड़ा सा बता रही है हमें, कचरे के ढेर में से अगर तुम्हें चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम सोना ढूंढने की कोशिश करोगे। ऐसा कि यू डोंट स्टॉप, तुम रुकोगे नहीं। स्क्रॉन्जिंग, स्क्रॉन्जिंग का मतलब ढूंढते रहोगे, ढूंढते रहोगे, ढूंढते रहोगे, स्क्रॉन्जिंग 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 करते रहोगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और तुम्हें क्या रहेगी? होप ऑफ फाइंडिंग मोर, होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तुम्हें होप रहेगी, तुम्हें आशा रहेगी मोर एंड मोर प्राप्त करने की, मोर एंड मोर। ये तो आप जानते हो, तुम्हें कहीं पर 100 रुपए मिल गए तो तुम आसपास में और देखोगे कहीं 200 मिल जाए, ऐसा। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट। ओ ओ ओ, अब बात आ रही है बच्चों के लिए कचरे का मतलब क्या है, बड़ों के लिए कचरे का मीनिंग क्या है। दो क्वेश्चन। बच्चों के लिए कचरे का मीनिंग क्या है, बड़ों के लिए कचरे का मीनिंग क्या है। बहुत बहुत अच्छी बात आ रही है कि गार्बेज हैज ए मीनिंग, गार्बेज का मीनिंग है, कचरे का मीनिंग है डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स। मतलब बच्चों के लिए कचरे का मीनिंग उनके माता पिता के मीनिंग से अलग है। माता पिता के लिए कचरे का मीनिंग अलग है और बच्चों के लिए कचरे का मीनिंग अलग है। ये तो लिखा है, देख लो, यही तो लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन, देखो देखो, मिलाओ मिलाओ, कॉपी किताब में देखो, या सीधा से यहाँ से देखो, यहाँ से। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज का मतलब डिफरेंट है। गार्बेज का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से, उनके माता पिता से। लड़कों के लिए, बच्चों के लिए जो कचरे का मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, अब हमें बताया जा रहा है बच्चों के लिए क्या मीनिंग है, कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड, पूछा जाएगा रैप्ड का मीनिंग, रैप का मीनिंग पूछा जाएगा, इसका मतलब होता है ढका हुआ होना। बच्चों के लिए कचरे का क्या मीनिंग है ये पूछा जाएगा कि सर इट इज रैप्ड, ये लिपटा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है इन वंडर। बच्चों के लिए वो कचरे का ढेर आश्चर्यजनक होता है, बच्चों के लिए वो कचरे का ढेर वंडरफुल होता है, आश्चर्यजनक होता है। और बड़ों के लिए, फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए जीवन याचिका, जीवन यापन करने का संसाधन। बच्चों के लिए कचरे का ढेर आश्चर्यजनक चीज, अली बाबा 40 गुफा। बच्चों के लिए वो कचरे का ढेर क्या है? वंडरफुल चीज है, बस उनको बड़ा मजा आता है, और यार क्या तो क्या मिलेगा, ये वो तो आश्चर्यजनक चीज। और बड़ों के लिए सर्वाइवल, जीवन याचिका का एक संसाधन। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना। चलो बात खत्म हो गई। अब कुछ दिनों बाद में सर्दी आ जाती है, एनी जंग फिर से उन्हीं बच्चों से मिलती है। तो अब हमें सर्दियों की बात बता रही है, क्या बता रही है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा स्टैंडिंग बाय द फेंस। अब ये एक मैटर खत्म हो गया, सर्दियों की बात आ रही है। एक बार मैंने साहिब को देखा, अभी साहिब ही चल रहा है, मुकेश नहीं आया, मुकेश थोड़ा लेट आया, उससे पहले सविता नाम की एक लड़की भी आई फिरोजाबाद में। तो अभी तो अपन ये नॉर्मली बात कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा एक बार स्टैंडिंग बाय, खड़ा था। स्टैंडिंग बाय खड़ा था, फेंस्ड, फेंस्ड का मतलब होता है एक दीवार टाइप, ठीक है, एक दीवार, एक गेट था, मतलब फेंस बनी हुई थी, झाड़ी नुमा, या कैसे मान लो तार नुमा की आवाज, झाड़ी नुमा, जैसे जानवरों को रोकने के लिए आप मेड बना देते हैं ना लोहे की, उसकी क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, वो लोहे के तार की जैसे बना देते हैं ना, वैसा वाला फेंस किया हुआ था। गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक क्लब था। क्लब हर प्रकार का क्लब होता है, नाचने का क्लब, गाने का क्लब, खेलने का क्लब, पोलो क्लब, टेनिस क्लब, फलाना क्लब, क्रिकेट क्लब, क्लब 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 क्लब, ऐसे क्लब होते हैं। क्लब मतलब एक टाइप ऑफ प्लेस, एक प्रकार का स्थान। तो एक स्थान था जिसके चारों तरफ दीवार, तारबंदी की हुई थी, दीवारबंदी की हुई थी, फेंस उसको बोला गया। वहां पर मैंने एक बार साहिब को खड़े देखा। अब साहिब की दूसरी क्वालिटी की बात की जा रही है। मैंने एक बार साहिब को खड़े देखा क्लब में, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन व्हाइट। उसने दो, वो जो साहिब है ना, वो दीवार के पास में खड़ा होकर वो 2 लड़कों को देख रहा था, जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और टेनिस खेल रहे थे। व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और टेनिस खेल रहे थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहिब आलम कौन सा गेम देखता है, तो टेनिस देखता है। ठीक है, मैन ड्रेस इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। और वो लड़के क्या कर रहे थे? वो लड़के टेनिस खेल रहे थे भाई साहब। वो लड़के क्या कर रहे थे? वो लड़के टेनिस खेल रहे थे। मेरी बातें क्लियर हो रही है? वो लड़के क्या कर रहे थे? वो लड़के टेनिस खेल रहे थे। ठीक है जी। फिर उसने मनी मन बोला, आई लाइक द गेम, आई लाइक द गेम, मर के बोला, धीरे से बोला, आई लाइक द गेम। ही हम्स, हम्स का मतलब एकदम धीरे से बोला, कंटेंट होगा, कंटेंट मतलब संतुष्टि के साथ, सेटिस्फाई होगा, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बिहाइंड द फेंस। उस दीवार, उस तारनुमा की हुई गेट के पास साइड में से खड़ा होकर वो उस खेल को देख रहा था और बोलता है आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बड़ा पसंद, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई गो इनसाइड। और बोल रहा है, उसको ही बोल रहा है, एनीसन को बोल रहा है। एक शाम, एक मॉर्निंग, सुबह वो मिला तो वो बोलता है कि आई गो भाई साहब, आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूं, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब नो वन अराउंड, अराउंड मतलब पास में, जब कोई नहीं रहता है ना यहाँ इस क्लब के आसपास, तब मैं अंदर चला जाता हूं। ही एडमिट्स, उसने बोला, और गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेटकीपर भी मुझे अंदर जाने देता है।
यहाँ का जो गेटकीपर है ना, वो गेटकीपर भी मुझे अंदर जाने देता है और मुझे अलाउ करता है, मुझे परमिट देता है, मुझे परमिशन देता है स्विंग करने की, झूला झूलने की, मुझे स्विंग करने की, मुझे झूला झूलने की इजाजत भी देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज। अब हमें एनिस जंग बता रही है कि भाई साहब साहेब ने भी जूते पहन रखे हैं। पहले तो चप्पल ही नहीं पहन रखा था, और आप क्या बोल रहे हैं कि साहेब ने भी जूते पहन रखे थे। देखो बोला जा रहा है साहेब टू, साहेब ही इज वियरिंग टेनिस, साहेब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे थे, वैसा टेनिस शूज पहन रखे थे, साहिब ने भी टेनिस के शूज पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब से दिख रहे थे, ऑकवर्ड मतलब अजीब से, स्ट्रेंज मतलब अजीब से, जो जूते अजीब से दिख रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड, इसका मतलब जूते डिसकलर्ड थे, एक का कलर फीका, एक का कलर गहरा, ऐसा करके उसने जूता पहन रखा था। ओहो हो, देखो साहेब, साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी जूते पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज लग रहे थे। अच्छा जूते का कलर नहीं है, रुको रुको रुको, जूते का कलर अलग नहीं है, उसने जूते पहन रखे थे ओवर हिज, अपने डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसने शर्ट पहन रखी है और शॉर्ट पहन रखा है नीचे, मतलब बरमूडा टाइप, शॉर्ट टाइप, क्या बोलते हैं, छोटा छोटा पैंट है ना, हाफ पैंट पहन रखी है उसने। तो उसके क्या नाम है, कपड़े, उसके शर्ट का रंग और उसके शॉर्ट का रंग दोनों डिफरेंट है, अलग अलग, मतलब अजीब से लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे। उनके नीचे उसने जूते पहन रखे थे, और जूते क्या है, समवन गेव देम टू मी, साहेब बोला कि ये जूते समवन, किसी ने मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने एनिस जंग को समझाते हुए, जूते अरे हम भी पहन लेते हैं कभी कभी, हाँ हम भी कभी कभी जूते पहन लेते हैं, बट ये जूते मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, समझे, आप समझ रहे हैं मैडम जी, ये जूते मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। अब ये एनिस जंग अनुमान लगा रही है, उसने कहा कि जूते मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, गिफ्ट से मतलब मुझे किसी ने दिए तो मैंने पहन लिए। तो एनिसन कह रही है कि ये डिस्कार्डेड शूज है, डिस्कार्डेड का मतलब किसी त्यागे हुए, त्याग मतलब छोड़ देना, सम रिच बॉय, किसी धनवान बच्चे के जूते हैं ये, जिसने ये जूते त्याग दिए और साहिब आलम को मिल गए होंगे। Who perhaps refused, शायद उस रिच बॉय ने, उस धनिक लड़के ने रिफ्यूज कर दिया होगा वियर पहनने से देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, शायद उस धनवान लड़के ने जूते पहनने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन दो जूतों में से एक जूते में छेद था, होल, एक जूते में क्या था, होल था, होल, एक जूते में क्या था वैसा, होल था, छेद था, इन वन ऑफ देम, उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, और वो उस जूते को पहनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन जूतों को डिस्कार्ड कर दिया, त्याग दिया, और उस साहिब आलम को मिल गए और साहिब आलम ने उनको पहन लिया। अरे वो बंदा जिसके पास में कभी जीवन में जिसने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, उसको जूता मिल गया, चाहे वो फटाई हुआ क्यों ना हो, उसको तो क्या मिल जाती है, जन्नत मिल जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। फॉर वन, अब हमें एग्जांपल देके भी एनिस जंग बता रही है कि फॉर वन एक ऐसा बंदा, फॉर वन एक ऐसा बंदा हु हैज वॉक बेयरफुट, जो नंगे पैर फिरता है, नंगे पैर चलता है, नंगे पैर भटकता है, इवन शूज विद ए होल, उसको एक जूता मिल जाए जिसमें छेद है, इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसको तो मानो ऐसे हो जाता है जैसे कि सपना पूरा हो गया, जैसे कि मानो कि उसका सपना पूरा हो गया। एक ऐसा बंदा जिसने जीवन में जूते नहीं पहने और उसको जूता मिल गया, चाहे वो फटा पुराना ही क्यों ना हो, चाहे उस जूते में छेद ही क्यों ना हो, उसको तो ऐसे हो गया जैसे कि उसको तो जन्नती मिल गई, वैसा उसको तो ऐसा हो गया जैसे कि उसको तो कोई सपना था, वो सपना क्या हो गया, पूर्ण हो गया, वो सपना पूरा हो गया, ऐसा उसको फील आने लगा। ठीक है सर, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखते हैं, बट द गेम ही इज वॉचिंग टू इंटेंटली, लेकिन वो गेम जो वो बंदा इंटेंटली देख रहा था, पूछा जाएगा इंटेंटली का मीनिंग क्या होता है, अटेंटिवली, इंटेंटिवली का मतलब अटेंटिवली, बड़े ध्यान के साथ वो गेम को देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच। चलो जूते तो मिल गए, टेनिस के जूते तो उसको मिल गए, मान लेते हैं, लेकिन जो गेम साहिब आलम देख रहा है वो गेम उसके बस की बात नहीं, वो उसके आउट ऑफ रीच है, उसके पहुंच, उसके रेंज में नहीं है वो खेलता, वो आउट ऑफ रीच। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब कुछ दिनों बाद में फिर से साहिब उसको मिलता है। तो अब जब एनिस जंग ने साहिब को देखा, दिस मॉर्निंग आज सुबह जब साहिब को उसने देखा, तो यार साहिब के पीछे वो जो झोला लटका हुआ रहता था, झोला लटका हुआ रहता था जिसमें वो क्या नाम, कचरा चुगता था, डालता था, आज वो झोला उसके शोल्डर पे नहीं दिखा मुझे। आज मैंने साहिब को एक चाय की दुकान पे काम करते हुए देखा, और उस थैले की जगह, उस बैग की जगह उसके हाथ में मैंने स्टील कैनिस्टर देखी, स्टील की केतली देखी, जो चाय 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 कर रहा था। तो मैंने पूछा क्यों रे, छोड़ दिया काम धंधा तुम्हारा, ऐसा ऐसा। अब वो कुछ स्टोरी आने वाली है, चलो। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते में था, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, चाय मतलब जहां दूध बेचते हैं, डेयरी वेरी। इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर, आज मैंने देखा उसके हाथ में स्टील की केतली थी, कैनिस्टर 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 कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली, स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली थी उसके हाथ में। आई नाउ, और वो क्या बोलता है, आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूं, डाउन द रोड, जो रोड के उस पार है, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने कहा, साहिब ने कहा मैडम को कि वो दूर जो तुमको मिल्क बूथ दिखाई दे रहा है, वहां पर मैं टी स्टॉल, उस चाय की दुकान पे मैं काम करता हूं, और मुझे 800 रुपया ऑल माई मील्स और पूरे दिन का खाना दिया जाता है। उसने मैडम को समझाते हुए बोला कि आई वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, रोड के उस तरफ जो वो जो टी स्टॉल है ना, चाय की दुकान, वहां मैं काम करता हूं, मुझे 800 रुपया दिया जाता है और मैं पूरे दिन का खाना दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया था ना कि एम हेमल कितने साल सर्विस में रहा वहां पे, 40 साल, वैसे कितने रुपए मिलते थे एक दिन में, तो उसको एक दिन में क्या, उसको मतलब उसका क्या पेमेंट था, 800 रुपए, और पूरे दिन का खाना उसको मिलता था, ऑल माय मील्स। डज ही लाइक दिस जॉब, डज ही लाइक दिस जॉब, आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया, क्यों रे, तू चाय की दुकान पे काम करता है, बहुत अच्छी बात है, तुझे 800 रुपए भी मिलते हैं, और भी अच्छी बात, तो क्या तू इस काम से खुश है, क्या तुझे ये नहीं लगता कि तू अपना खुद का मालिक था और अब किसी के यहाँ सर्वेंट बन के काम कर रहा है, क्या तू खुश है, आर यू हैप्पी, ऐसा
एनिस जंग ने साहिब आलम से पूछ लिया। आई आस्क हिज फेस, उसका चेहरा आई सी मैंने देखा हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। पहले जो वो मस्त होके बोलता था ना, एकदम केयरफ्री होके, एकदम लाजवाब मस्त, कोई टेंशन विदाउट टेंशन जो बोलता था, अब की बार उसके चेहरे पर मुझे थोड़ा सा शेडनेस दिखी, थोड़ा सा उसका चेहरा उतरा उतरा सा मुझे दिखा। द स्टील कैनिस्टर सीम्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टील की केतली सीम्स हेवियर, स्टील की केतली उसको भारी लग रही थी। हमें बताया जा रहा है कि स्टील की केतली उसके लिए भारी थी देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कि सो लाइटली, बिल्कुल मस्त होके एकदम हल्के से, वुड कैरी सो हिज शोल्डर प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का बैग जो कट्टा लेकर वो अपने शोल्डर पे चलता था, वो कट्टा उसके लिए मतलब क्या लाइट था एकदम, और वो जो स्टील की केतली है ना वो उसके लिए भारी पड़ गई, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, द बैग वाज हिज, वो बैग उसका था, वो अपने धंधे का मालिक था, और अब यहाँ पर क्या है, वो नौकर है। द बैग was his मतलब खुद का होना। The canister belongs to the man, canister उस आदमी से बिलोंग करती है, canister उस व्यक्ति का है। Who owns the tea shop, जो दुकान का मालिक है, चाय की दुकान का जो मालिक है, उस मालिक, उस आदमी, उस व्यक्ति का वो स्टील का कैनिस्टर है। एंड साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ये बातें एनिस जंग ने हमको बताई। अब आगे हमें आगे बात करनी है, आगे हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब साहिब आलम की बातें तो लगभग हमने खत्म कर ली। अब कोई दूसरा ही कैरेक्टर आएगा, साहिब आलम का दोस्त है मुकेश नाम का बच्चा, उसकी हम बात करते हैं। तो लिखा हुआ है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश ने इंसिस्ट किया, मुकेश ने जोर दिया ऑन बीइंग ऑन हिज ओन मास्टर। मुकेश ने क्या कहा, मैं मेरे खुद का मालिक बनूंगा, एंड आई वांट ड्राइव अ कार, और मैं आई वांट टू ड्राइव अ कार, और मैं कार चलाना चाहता हूं और अपने खुद का मालिक बनना चाहता हूं। ऐसा किसने बोला, मुकेश ने बोला। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, ही अनाउंसेस, ऐसा उसने अनाउंस किया, ऐसा उसने डिक्लेयर किया कि आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश ने ऐसा कहा। उसके बाद में लिखा हुआ है, देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ कि डू यू नो, एनिसन बोल रही है, जैसे एनिसन ने पूछा था ना, बोला था व्हाट व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। उन्होंने औरतों से पूछा कि तुम ये ऐसी स्थिति में क्यों रहते हो, तुम आइडेंटिटी क्यों नहीं लेते हो, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन करे थे ना। तो एनिसन ने मुकेश से भी क्वेश्चन करा, क्या करा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, मैंने पूछ लिया उससे, आई आस्क, अरे भाई मैंने पूछा, अरे भाई ये तो बता दे, डू यू नो एनीथिंग, कुछ भी तो जानता है क्या तू कार्स के बारे में, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, आई विल लर्न। तो मुकेश क्या जवाब देता है, आई विल लर्न, आई विल भाई साहब, आई विल, डिटर्मिनेशन है बंदे का, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि आई विल लर्न, मैं सीखूंगा टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ऐसा किसने बोला, ऐसा मुकेश ने बोला कि आई विल ड्राइव अ कार, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों से आंखें मिलाकर उसने कहा, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा टू ड्राइव करना। पहले तो बोला आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो मैंने पूछ लिया उससे, एनिसन ने पूछ लिया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, क्या कार्स के बारे में कुछ जानता है, तो क्या बोला, आई विल लर्न, जानता नहीं हूं बट आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन माय आईज, मेरी आंखों में, इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखते हुए सीधा। हिज ड्रीम्स, उसका जो सपना था, मुकेश का जो सपना था, लूम्स मतलब दिख रहा था, उसका जो सपना था वो दिख रहा था लाइक ए मिराज। मिराज एक बहुत अच्छा शब्द है, और ये वर्ड पूछा जाएगा आपसे, मिराज का मतलब क्या होता है, MIRAZ, मिराज। मिराज की तीन अर्थ है, इमेज कल्पना भी होता है, होप आशा भी होता है, इल्यूजन भ्रम भी होता है, भ्रम, ILLUSION लिखो, इस शब्द को अभी लिखो, इल्यूजन मतलब भ्रम, पूछा जाएगा वैसा। मिराज फॉर प्रोनाउंस मिराज ही होता है, वो वाली मिराज नहीं, वो जर्दे वाली मिराज की बात नहीं कर रहा, नॉट टॉकिंग अबाउट जर्दे वाली मिराज। मिराज का मतलब है इल्यूजन, भ्रम, इल्यूजन भ्रम की लाइक ए मिराज की। हिज ड्रीम्स, उसका जो सपना था वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि कोई भ्रम हो। मुकेश जैसे बच्चे के लिए, एक रेक पिकर नामक बच्चे, रेक पिकर जैसे वाले बच्चे के लिए वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, ये ऐसे था जैसे कि कोई सपना हो, और वो भी कैसा सपना हो, भ्रम वाला सपना हो। ठीक है, अमिड्स डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। अब बात आ रही है फिरोजाबाद की, पहले सीमापुरी की बात थी, अब आ रही है फिरोजाबाद की। आइए सर फिरोजाबाद की बात करते हैं कि फिरोजाबाद जो टाउन है, जो कस्बा है, फिल भरा रहता है, स्ट्रीट उसकी गलियां भरी रहती है डस्ट ऑफ से, डस्ट मतलब धूल से। फिरोजाबाद की गलियां धूल से भरी रहती है, उस धूल भरी गलियों के बीच में से एक मुकेश नाम का बच्चा आया, और उसने कहा आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, लर्न, मैं सीखूंगा ड्राइविंग कैसे करते हैं। फिरोजाबाद जो कि फेमस है फॉर इट्स बेंगल्स, फिरोजाबाद। सीमापुरी किसके लिए फेमस है, रेक पिकर्स के लिए, रेक पिकर्स किसके लिए जाने जाते हैं, सीमापुरी के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए। बेंगल्स के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, कौन सा टाउन जाना जाता है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फॉर बेंगल्स, बेंगल्स फॉर फिरोजाबाद। तो भाई साहब बेंगल्स वहां पे बनाई जाती है, चूड़ियां वहां पे बनाई जाती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड, बिजी है। इंगेज्ड का मतलब बिजी है भाई साहब, हर एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में बिजी रहता है, बनाने में बिजी रहता है, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में बिजी रहता है। हर एक परिवार, हर एक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में बिजी रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, ये सेंटर है भाई साहब। फिरोजाबाद क्या है, एक सेंटर, एक मध्य है, बीच का हिस्सा है पूरे भारत का। भारत इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब जहां पे कांच को गलाकर, बड़ी बड़ी भट्टियों में कांच को गलाकर चूड़ियां बनाई जाती है, वो सेंटर है फिरोजाबाद। वेयर, जहां पर फैमिलीज, जहां पर परिवार ने हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवार ने अपनी पीढ़ियां, अपनी जनरेशन, अपनी पीढ़ियां बिता दी वर्किंग अराउंड फर्नेस, फर्नेस के अराउंड, फर्नेस मतलब भट्टी के चारों तरफ काम कर करके दादा, पापा, बेटा, पोता, फिर पड़पोता, फिर सड़पोता, फिर मरा पोता, अड़ा पोता, खरा पोता, सबने
पीढ़ियां बिता दी भाई साहब, जनरेशन बिता दी वहां पर। फिरोजाबाद का हर एक परिवार का सदस्य क्या करता है, चूड़ी बनाता है। बट उस फिरोजाबाद वाले परिवार में से एक बंदा निकल कर आया, मुकेश, और उसने बोला आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, मैं खेलेगा। वो है ना सचिन तेंदुलकर, मैं खेलेगा, वो वाली बात। तो भैया वर्किंग अराउंड फर्नेस, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करना, ग्लास को जोड़ना, फोटो चिपकाना होता है ना फेविकॉल से, वैसे वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को चिपकाना, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाना फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड। उस जमीन, उस भूमि की प्रत्येक औरत, हर एक औरत क्या करती है, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाती है। इट सीम्स, ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद की हर एक औरत, हर एक परिवार का सदस्य क्या बनाता है, चूड़ी बनाता है। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था जो चूड़ियां बनाया करता था। क्लियर है, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था जो चूड़ियां बनाया करता था। ठीक है, अच्छी बात है। नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, नो जानता था दैट की इट इज इलीगल। बोलो, चूड़ी बनाने का काम इलीगल था। वैसे छोटे बच्चे अगर काम करते हैं तो वो इलीगल है, वो गैरकानूनी है। तो नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता था, नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता था कि इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक उसके जैसे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे थे वो, ऐसे बच्चों के लिए गैर कानूनी मतलब कानूनी काम था टू वर्क इन द ग्लास। ग्लास, ग्लास का मतलब कांच की फैक्ट्रियों में, कांच की भट्टियों के आसपास, वो भी हाई टेम्परेचर के अंदर, एकदम ज्वलनशील टेम्परेचर के अंदर बच्चों को काम करवाना गैर कानूनी था। और नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता था, नन ऑफ देम, नो, कोई नहीं जानता था ये बात, ये गैर कानूनी है। इन डिंजी, डिंजी का मतलब होता है डार्क, काली, और डर्टी मतलब गंदी, काली काली, गंदी गंदी, ये काली काली आंखें, तुरुरु, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भट्टियों की बात हो रही है। काली काली मतलब एकदम गंदी गंदी भट्टिया। सेल, सेल का मतलब एक टाइप ऑफ भट्टी। विदाउट एयर, सेल का मतलब छोटा सा घर, झोपड़ी, गुफा, उसमें वो काम करते हैं। जैसे भरतरी की गुफा में जाना कभी, वैसी 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 गुफाओं में बच्चे काम करते थे। विदाउट एयर, जहां एयर नहीं है, हवा नहीं है, लाइट नहीं है, उस जगह पर वो बच्चे काम करते हैं। भाई साहब इलीगल, भाई साहब फिरोजाबाद की स्थिति ऐसी है चूड़ियां बनाने। दैट द लॉ, यही कानून है। इफ एनफोर्स, अगर एनफोर्स कर दिया जाए, अगर जोर जबरदस्ती की जाए, अगर अप्लाई कर दिया जाए, तो कुड गेट हिम एंड all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog। बाप रे बाप, अगर ये कानून लागू लागू तो है, एनफोर्स कर दिया जाए, जबरदस्ती लगा दिया जाए, कोई सिंघम जैसा आ जाए, तो भाई साहब 20,000 बच्चे वहां पर इलीगली काम करते हैं। 20,000 इलीगली वर्क करते हैं भाई साहब। 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेस, उस गरम गरम भट्टी पर, वेयर दे स्लोग, जहां पे वो स्लोग करते हैं, सॉन्ग नहीं करते हैं, स्लोग, टॉयल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स, दिन और रात, पूरे दिन भर वो काम करते हैं, डे लाइट वो काम करते हैं। और उनकी जो ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और उनकी आंखों की रोशनी, उनका बचपन जैसे ही खत्म होता है, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो छोटी छोटी गलियों में आते, छोटी छोटी गुफाओं में, उन भट्टियों के पास में, वहां पे दिन रात वो काम करते हैं, जहां पे लाइट नहीं है, जहां पे गंदगी है, जहां पे अंधेरा है, उस अंधेरे में वो केवल उस आग की रोशनी के अंदर वो काम करते हैं। तो वो जवान होने से पहले ही बुढ़ापे में चले जाते हैं, और जवानी आते आते तो उनकी आंखों की रोशनी फुल गायब। ठीक है, मुकेश इज आई बी, मुकेश की आंखें चमक गई एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो मुकेश ने क्या करा, मुकेश ने क्या करा, मिसिज जो अपनी एनिस जंग है, इनको कहा कि आप मेरे साथ में घर चलो, मेरा घर देखो, मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ। तो एनिस जंग अब मुकेश के घर जा रही है। अब उसके घरों की गलियां, मतलब उस घर जहां घर है उसमें गलियां कहाँ कैसी है, चूड़ियां कैसे कलर की है, कैसे लोग काम करते हैं, वो वर्णन आएगा। तो चलो चलो शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मुकेश आईज, मुकेश की आंखें चमक गई, हाँ चमक गई आंखें, एज ही वॉलंटियर्स, जब उसने स्वयं ने टू टेक मी होम, जब वो खुद मुझे अपने घर ले गया, विच ही प्राउडली से, जिसके लिए वो गर्व से कहता है कि इज बीइंग रीबिल्ट, कि मेरा घर पुनः बनाया जा रहा है। मैडम नया नया घर बन रहा है, चलो चलो मेरा घर नया रीबिल्ट किया जा रहा है, चलो। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग, हम गए, वी वॉक डाउन, हम धीरे 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 नीचे की तरफ, स्टिंकिंग, और स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, और लेंस का मतलब गलियां, हम बदबूदार गलियों में से होते हुए गए। चॉक्ड विद गार्बेज, जो कचरे से जमी पड़ी थी, भरी पड़ी थी, उन गलियों में से हम गए, उन गलियों में से हम गए। पास्ट होम्स, घरों से गुजरे। दैट रिमेन होवल्स, होवल्स का मतलब वेरी डर्टी हाउस, बहुत गंदे घरों के पास से हम गुजरे। विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब जो टूटे हुए घर थे, हम टूटे हुए घर जो बहुत ही गंदे भद्दे बुरे बेकार घर थे, उनके पास में से हम गुजरे। ठीक है, गुजर गए भाई साहब, अच्छी बात है। वॉल्स, दीवारें टूटी फूटी थी। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स का मतलब इधर चला में उधर चला वाली डोर, हिलते डुलते दरवाजे, शेकी हिलते डुलते दरवाजे मैंने देखे। नो विंडोज, जहां पे खिड़कियां भी नहीं थी, ऐसी जगह पे हम गए। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, भाई साहब क्राउडेड, भीड़ भीड़ भीड़, 10-15 तो लोग गए, छोर छोरे, टाबर टिंगर, और उतने ही वो ढांडे जानवर, को एग्जिस्टिंग, दोनों साथ में रहते थे। इन प्रीमिवल स्टेट, प्रीमिवल स्टेट का मतलब पुराने तरीकों से, उस छोटे से घर में सब लोग रहते थे। ही स्टॉप्स, मुकेश रुकता है, मुकेश रुकता है एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही किसी एक घर में मुकेश रुकता है। बेंग, बेंग मतलब धक्का मारता है। वॉबली मतलब हिलते डुलते से दरवाजे पर, हिलते डुलते से आयरन, लोहे के दरवाजे पे धक्का मारता है विद हिज फुट, अपने पैर से। एंड पुशेस, धक्का मारता है, इट ओपन, और खोलता है। वी एंटर, हम घुसते हैं। ए हाफ बिल्ट शेक, एक आधे बनी हुई झोपड़ी के अंदर हम घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इन वन पार्ट ऑफ इट, इन वन पार्ट ऑफ इट का मतलब इसके एक हिस्से के अंदर, वन पार्ट ऑफ इट के एक हिस्से के अंदर। थेच्ड, थेच्ड का मतलब होता है कवर एज रूफ,
एक हिस्सा उसका छत से ढका हुआ था विद डेड ग्रास, सूखी घास से। एक हिस्सा सूखी घास से, एक हिस्सा क्या हो रखा था, सूखी घास से। जो सूखी घास थी उस सूखी घास से ऊपर का क्या बनाया हुआ था, छत बनाई हुई थी। ऊपर की क्या बनाई हुई थी, छत बनाई हुई थी, ठीक है, विद डेड ग्रास। इज ए फायरवुड स्टोव, और वही पास में एक फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा रखा हुआ था। ओवर विच, उस चूल्हे के ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब सीज रहा था, बन रहा था। स्पिंच, ये लिखा हुआ है स्पिंच, और स्पिंच का मतलब पालक होता है। पालक की पत्तियां सीज रही थी, पालक की सब्जी बन रही थी। ऐसे ही किसी घर में वो घुसा, दरवाजा खोला, पुश करके अंदर गया। वहां पर हमने देखा, ये बोल रही है एनिजन कि एक तरफ घास फूस रखी हुई थी, छत ऐसे बनाई हुई थी, वहीं पर एक चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हे के ऊपर पालक की सब्जी बन रही थी, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की बड़ी सी परात पड़ी हुई थी, परात, परात मतलब बड़ी सी थाली पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप कटी हुई वेजिटेबल्स थी, कटी हुई वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। ए फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक एंड अनहेल्दी, कुपोषित, एक कमजोर सी, बीमार सी, बीमार टाइप की सी एक यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही थी। एक औरत, एक लेडी, एक वुमन थी जो काफी कमजोर और अनहेल्दी लग रही थी, वो खाना बना रही थी होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, जैसे ही मैंने उसको देखा, सी स्माइल्स, की चीज, उसने स्माइल करा और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि धुआं उसकी आंखों में घुसा हुआ था, क्योंकि चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ठीक है। फिर है सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो कौन थी, वो बहू थी घर की, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन, ज्यादा बड़ी नहीं थी, ईयर्स, सालों में ज्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसको कमांड किया जाता था, उसको ऑर्डर दिया जाता था, रेस्पेक्ट, सम्मान दिया जाता था बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और उसके ऑलरेडी 3 व्यक्ति उसको चार्ज में थे। चार्ज में से मतलब कि उसको घूंघट निकालना पड़ता था, या उसको उसका कहना मानना पड़ता था, या उसको रेस्पेक्ट करना पड़ता था। वो 3 लोग थे, एक तो उसका पति, एक मुकेश, और उसके जिसको हम बोल सकते हैं ससुर, मतलब उनके पिताजी, मुकेश के पिताजी। तो मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश के पिताजी, 3 आदमी उस घर में थे, और एक वो बहू थी, 4 आदमी थे उसके घर में। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया, मतलब वो ससुर जी आए, तो सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड, जैसे ही दादाजी, पिताजी जैसे ही ससुर जी अंदर आए, वो जेंटली, हल्के से पीछे हो गई। वो हल्के से क्या हो गई, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे हो गई। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपना घूंघट, वेल और अपना घूंघट क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर उसने अपना घूंघट रख लिया, अपना घूंघट डाल लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एज कस्टम डिमांड, जैसे रीति रिवाज डिमांड करते हैं, जैसे रीति रिवाज होता है, उसने अपना चेहरे पर क्या लगा लिया, वैसा घूंघट लगा लिया। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि ये परंपरा बनी हुई है कि मेल एल्डर्स, पुरुष वर्ग में अगर कोई बड़ा व्यक्ति घर में आता है, तो बहुएं जो होती है वो अपने चेहरे के ऊपर घूंघट लगा लेती है, ऐसा कस्टम है, ऐसा रीति रिवाज है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। इन दिस केस द एल्डर इज एन, इन दिस केस, इस अवस्था में द एल्डर, जो बड़ा व्यक्ति था, इज एन इम्प्रोविज्ड था। इम्प्रोविज्ड का मतलब था बहुत ज्यादा गरीब, जो बड़ा व्यक्ति था, मतलब जो ससुर जी थे, वो बहुत गरीब थे, वेरी पुअर, क्योंकि फिरोजाबाद है, और मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई, और वो बहू भी, ये सब लोग क्या करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। तो इम्प्रोविज्ड स्थिति में था उसका जो ससुर था, या उस मुकेश के जो पिताजी थे, बेंगल मेकर, और चूड़ियां बनाते थे। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर करने के बाद, डेस्पाइट के बावजूद, कि इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, एक टेलर के रूप में, देन ए बेंगल, बाद में चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो असफल रहा, उसके पिताजी असफल रहे। एक दर्जी के रूप में, एक चूड़ी बनाने के रूप में, चूड़ी बनाने वाले के रूप में वो असफल रहे। किस वजह से असफल है, किस लिए असफल रहे, टू रिनोवेट ए हाउस, कि वो अपने घर को कभी रिनोवेट भी नहीं कर पाए, मतलब इतनी कभी उनकी कमाई नहीं हुई कि वो अपने घर को पुनः सही करवा सके। तो जब मुकेश को पता चला कि पिताजी कुछ छोटी मोटा नया काम कर रहे हैं, हल्का सा काम, तो वो बड़ा खुश हो गया। तभी उसने एनिसन को कहा कि मेरा घर दोबारा बन रहा है, नया बन रहा है। तो हमें बताया जा रहा है कि उनकी इतनी भी स्थिति नहीं है, उनकी इतनी भी मतलब एक तरीके से औकात नहीं है कि अपने घर को रिनोवेट कर सके, क्योंकि उन्होंने इतना कभी कमाया ही नहीं। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, इतना भी नहीं कर पाए कि वो अपने 2 बच्चों को स्कूल में भेज सके। मतलब मुकेश भी स्कूल नहीं गया, और मुकेश का बड़ा भाई भी स्कूल नहीं गया। ऑल ही हैज मैनेज, अपनी पूरी जिंदगी में जो उसने मैनेज किया, टू इज टीच देम व्हाट ही नोज, मतलब पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कि पिताजी जो जानते थे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट ही नोज, पिताजी जो जानते थे, बस वो ही पिताजी ने अपने दोनों बच्चों को सिखाया, टीच दे, उन 2 बच्चों को सिखाया। और क्या सिखाया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, चूड़ियां बनाने का काम। पिताजी ने सिर्फ अपने बच्चों को चूड़ियां बनाने का काम सिखाया। इट इज हिज कर्म, डेस्टिनी, भाग्य। किसने कहा, सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर, इसका मतलब मुकेश की ग्रैंड मदर भी है। मुकेश की ग्रैंड मदर मतलब मुकेश की दादी ने क्या कहा, कि ये हमारा कर्म है। मुकेश की दादी ने कहा कि इट इज आर डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब फेट, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा कर्म है। हु हैज वॉच्ड, जिसने देखा, उस दादी माँ ने देखा है क्या, हर ऑन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, ब्लाइंड होते हुए, विद द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश की धूल से पॉलिशिंग करते हुए, द ग्लास ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों पर पॉलिश की धूल से अपने पति को भी उसने अंधा होता हुआ देखा। वो दादी माँ बोल रही है ऐसी बात। कैन ए गॉड गिवन लाइन इज, दादी माँ बोल रही है कि क्या भगवान के द्वारा दी गई लाइन को तोड़ा जा सकता है? भगवान ने हमें पैदा किया था चूड़ियां बनाने के लिए। मुकेश ने बोला ना कि आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार,
मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मुकेश जैसे परिवारों में काम पीढ़ियों से सिर्फ चूड़ी बनाने का हो रहा है। दादी ने अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पड़पोते को, ये वो प्राणी का सबको क्या सिखाया, क्या कराया, क्या इधर उधर क्या चूड़ियां बन रही। तो दादी ने क्या बोला कि इट इज हिज आर डेस्टिनी, ये हमारा कर्म है। तो फिर वो बोल रही है कि क्या भगवान के द्वारा दी गई काम धंधा, भगवान के द्वारा दिया गया काम धंधा तोड़ा जा सकता है क्या? उस लाइन को, उस पंक्ति को, उस काम को तोड़ा जा सकता है? तो ये लिखा हुआ है कि कैन ए गॉड गिवन लाइन इज, क्या भगवान के द्वारा दी गई लाइन इज एंसेस्ट्री, पूर्वजों के द्वारा दिया गया काम एवर बी ब्रोकन, तोड़ा जा सकता है? दादी ने ये कहा। सी इंप्लाइज, उसका मतलब है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कि हमारा जन्म चूड़ी बनाने वाले के परिवार में हुआ है। हमारा जन्म चूड़ी बनाने वाले के परिवार में हुआ और हमें चूड़ियां बनानी। हम सोए तो चूड़ी, उठे तो चूड़ी, बैठे तो चूड़ी, खाए तो चूड़ी, मरे तो चूड़ी, फलाना चूड़ी, ढींका चूड़ी, करना चूड़ी का नाम ही ऐसा, ठीक है। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा यार, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बेंगल, सिर्फ चूड़ियां देखी। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या देखी है? चूड़ियां देखी है, ठीक है। जी सर। फिर आगे है इन द हाउस, घर में, उन्होंने घर में चूड़ियां देखी, यार्ड बाहर चूड़ियां देखी, एवरी अदर हाउस, हर एक दूसरे घर में चूड़ियां देखी, सिर्फ चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट, फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद की हर एक गली में इधर उधर फलाना ढीका, हर जगह क्या है? चूड़ी 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 चूड़ी। और ऐसे परिवार में से मुकेश निकल कर आता है, वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न, आई विल लर्न यार, आई विल लर्न। जिस परिवार में हिम्मत नहीं होती है किसी की ये बोलने की कि मुझे चूड़ी का काम नहीं करना, उस परिवार में से मुकेश बोलता है वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। क्या डिटरमिनेशन रहा होगा उस बंदे का, क्या जबरदस्त लेवल रहा होगा उस बंदे का, ऐसा, ठीक है। देखो फिर हमें बताया जा रहा है स्पाइरल्स, स्पाइरल्स का मतलब सिर्फ गोल 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 चूड़ियों का गोल 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 घुमाव, कि स्पाइरल्स मतलब कोइल्स और बेंगल चूड़ियों का घुमावदार बनाया हुआ। चूड़ियां किस कलर की है? सनी कलर की, मतलब ये भूरे भूरे से कलर की कुछ, पेडिग्रीन, पेडिग्रीन मतलब हरे हरे कलर की सी, रॉयल ब्लू नीले कलर की सी, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो से जो 7 कलर आते हैं वो 7 कलर की चूड़ियां कहां बनती है? फिरोजाबाद। लाइन माउंट्स, ढेर लगे हुए, लाइन माउंट्स ढेर, कुलियां बनी हुई है, ढेर बने हुए, हिट्स बने हुए, ठीक है। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड यार्ड्स का मतलब इधर उधर यूं ही पड़ी है, इतनी सारी चूड़ियां बनती है वहां पर, एवर भी मतलब चूड़ियां रखी हुई है। फिर उसके बाद में क्या है? ढेर में रखी हुई है 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, 4 पहियों वाला वो नहीं आता ठेला, ठेले पर पुश्ड बाय ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, मतलब युवा व्यक्तियों के द्वारा, अलोंग द नैरो लेन्स, उन सकड़ी सकड़ी गलियों में वो ठेले लेकर, है ना, ठेले लेकर शैंटी टाउन, उस गंदे से, उस गरीब से टाउन, उस कस्बे के अंदर लोग वो क्या नाम है, चूड़ियां लेकर इधर उधर, क्योंकि हर घर में चूड़ी बनती है, फिर भी वो भटकते रहते हैं इधर उधर, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी चूड़ी, कहां चूड़ी ले लूं भाई। इन द डार्क हटमेंट्स, शुरू में हटमेंट्स पूछा गया था, हटमेंट्स का मतलब झोपड़ियां, उन अंधेरी झोपड़ियों के पास से वो गुजरते हैं। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ लैंप्स ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, कहां से गुजरते हैं? फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब ऐसे फटफटाना, ऑयल लैंप का मतलब हो गया वो बत्ती, वो बाती से हवा देकर फटफटाती है, यूं यूं यूं, मोमबत्ती को करके देखना, नहीं समझ में आ रहा है, मोमबत्ती जलाओ अभी, हल्की हल्की फूंक मारो, तो ऐसे ऐसे करती है ना, वो होता है फ्लिकरिंग। तो वो लालटेन की फ्लिकरिंग उन गलियों में से वो गुजरते हैं। सिट बॉय उन 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 मतलब उन फ्लिकरिंग करती हुई उन मतलब लैंप के उजाले में, लाइट में, छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां विद देयर फादर्स, अपने पिताजियों के साथ में, अपनी माताजियों के साथ में, वेल्डिंग पीसेस, वेल्डिंग करती रहती है, पीसेस ऑफ कलर, रंगीन रंगीन चूड़ियों पर, ग्लासेस पर, इनटू सर्कल ऑफ बेगल्स, मतलब चूड़ियां बनाती रहती है बेचारी, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां, छोटे छोटे लड़के, उन उन मतलब वो फ्लिकरिंग करती हुई लाइट में, उस लालटेन के उजाले में, उस मोमबत्ती के उजाले में, है ना, छोटे से मतलब हल्के से प्रकाश में वो छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, वेल्डिंग करना, कलर करना, उनको रंगना फंगना, क्या पड़ा क्या क्या काम। देयर आईज, उनकी आंखें मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें उस अंधेरे में एडजस्ट हो जाती है, उनकी आंखें उस अंधेरे में ही एडजस्ट हो जाती है टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। बाहर कितनी रोशनी है, वो रोशनी तो उनको नसीब ही नहीं होती है, उसके अंदर जो घर, उस झोपड़ी के अंदर जो अंधेरा हो रखा है, उस अंधेरे के उस उजाले में, अंधेरे का उजाला मतलब वो लालटेन का उजाला, उसी के अंदर उनकी आंखें एडजस्ट हो गई, उनको बाहर की रोशनी तो नसीब ही नहीं हो रही, मतलब उनकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती है। दैट इज वाई, इसी वजह से दे ऑफन एंड अप, जल्दी ही एंड अप हो जाता है, लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट होने से पहले, बड़े होने से पहले, यंग युवा होने से पहले, 18 साल के होने से पहले ही उनकी आंखें क्या हो जाती है? लाइट, एंड हो जाता है उनकी आंखों का, लूजिंग देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। साहिब आलम मुकेश, अब सविता नाम की एक लड़की है, यंग गर्ल है, इन ए ड्रेप, ड्रेप मतलब ग्रे पिंक ड्रेस में वो बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डर वुमन, एक बूढ़ी सी औरत के पास में, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास को सोल्डरिंग कर रही है, सही कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ कैसे चल रहे हैं? जैसे मशीन चल रही है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है, तो उनके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन चल रही है, लाइक द टोन्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन का कोई चिमटा चल रहा हो, ठक 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 ऐसा कुछ। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ सी नोज द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, शादी। मुझे आश्चर्य था कि ये जो चूड़ी है लड़की जो बना रही है, क्या इस चूड़ी का मतलब भी ये लड़की जानती है क्या? क्या इसकी सैंक्टिटी को जानती है क्या ये लड़की, कि ये चूड़ियां शादी के टाइम पे पहनी जाती है? वो वाली बात है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य था कि इफ सी नोज, क्या वह जानती है द सैंक्टिटी, क्या पवित्रता, क्या शादी की बात जानती है? बेंगल्स, चूड़ी की पवित्रता या चूड़ी की शादी की बात को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिसमें वो मदद कर रही है अपनी दादी की, अपनी माँ की, या जो भी बैठी है उसके पास में, एल्डरली वुमन तो दादी होगी, तो दादी के पास में जो लड़की बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची जो बैठी हुई है, सविता जो बैठी हुई है, क्या वो सविता जानती भी है क्या कि इस चूड़ी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चूड़ी, चूड़ी का मीनिंग क्या है, इसकी सैंक्टिटी क्या है, इसकी पवित्रता, इसकी शादी का मीनिंग क्या है, क्या वो जानती है? इट, यह
सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ये जो चूड़ी है ये भारतीय औरत का सुहाग माना जाता है, जो ऑस्पिशियसनेस शुभ अवसर पर इन द मैरिज, जो शादी के शुभ अवसर पर पहनाई जाती है। क्या ये लड़की जो सविता नाम की लड़की, छोटी सी बच्ची, क्या ये जानती है इसकी पवित्रता, इसकी शादी की महत्ता जानती है क्या? ये जो चूड़ी है, ये जो काम धंधा, ये जो चूड़ियां बन रही है, ये भारतीय जो औरत होती है उस औरत के सुहाग के रूप में जाना जाता है। ये एक शुभ शादी का सगुन माना जाता है। इट विल dawn on, it will dawn on, it will dawn on, it will dawn on का मतलब it will be understood, समझ लिया जाएगा। हर मतलब उसको सडनली मतलब अचानक से, वन डे मतलब एक दिन, when her head is draped, जब उसके सिर पर with red veil, जब लाल घूंघट कर दिया जाएगा, और her hands dyed, उसके हाथ रंग दिए जाएंगे red with हिना से। एक दिन इस लड़की को पता चलेगा जब इसके हाथों पे मेहंदी लगा दी जाएगी, उसके सिर पर लाल चुनरी से इसके सर को ढक दिया जाएगा, तब इसको पता चलेगा कि व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, चूड़ी की क्या सैंक्टिटी है, चूड़ी की क्या पवित्रता है। एक दिन वो जानेगी। रेड बेंगल्स, उसको लाल चूड़ियां पहनाई जाएगी ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाई में। तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गाना है लाल लाल चूड़ियां, ऐसा कुछ। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस दिन वो क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, और दुल्हन बनेगी तभी उसको पता चलेगा क्या मीनिंग है इसका। लाइक द ओल्ड वुमन, जैसे कि वो बूढ़ी औरत, बिसाइड हर, जो उसके साथ में पास में बैठी हुई है, हु बिकेम वन मेनी इयर्स अगो, जो काफी सालों पहले वो भी एक बार क्या बनी थी, दुल्हन बनी थी। तो दादी भी कभी दुल्हन बनी थी, ऐसा ये लड़की भी बनेगी, ऐसा ये बता रही है कौन, एनिजर। She still has bangles on her wrist, वो जो दादी काफी सालों पहले बहू बनी थी ना, मतलब वो बहू बन क्या बोलते हैं उसको, ब्राइड, दुल्हन बनी थी, तो उसके हाथों में लाल चूड़ी पहनाई गई, तो लाल चूड़ी आज भी दादी माँ के हाथ में है। इसका मतलब सुहाग, ये है वो सुहाग, है ना। उसके रिस्ट में, उसकी कलाई में, बट उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में क्या है कि सर उसके हाथ में चूड़ी तो है लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। उसके हाथ में चूड़ी तो है बट लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ऐसा हमें कौन बता रही है, एनिसन बता रही है। ठीक है, अब बात करते हैं दादी माँ क्या बोल रही है, एक बार और सुनते हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेनिड ऑफ जॉय। ड्रेनिड ऑफ जॉय का मतलब होता है बिना किसी आनंद के। दादी माँ जब से शादी करके आई है तब से चूड़ी बना रही है। दादी माँ की जिंदगी चूड़ी बनाने में चली गई। तो दादी माँ क्या बोल रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भरकर खाना भी नहीं खाया, चूड़ी बना रही हूं और हमें चूड़ियां ही बनानी है, ऐसा। इन वॉइस डेड ऑफ जॉय, बिना किसी आनंद के वो बोलती है, सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। बाप रे बाप, एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में कभी पेट भरकर खाना भी नहीं खाया दादी ने, चूड़ी बना रही है। बाप रे बाप, दैट इज व्हाट, यही वो है, सी हैज रिप्ड, सी हैज रिप, यही वो है जिससे वो रिप हो गई, कट चुकी है। कट चुकी है से मतलब क्या है कि उसका मतलब उसने क्या करा आज तक, उसने यही चीज अपनाई है, यही चीज बनाई है। हर हस्बैंड, उसका पति, ओल्ड मैन जो कि बूढ़ा है, विद ए फ्लोविंग, फ्लोविंग मतलब हिलता हुआ, फ्लो बहता हुआ मतलब हिलती हुई, बियर्ड मतलब दाढ़ी से, अब दादाजी बोलते हैं, मतलब उस दादी माँ के पति बोलते हैं जिसकी दाढ़ी से लंबी सी है और ऐसे हिल रही है, दादाजी भी हिल रहे हैं। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता जी, एक्सेप्ट बेंगल, सिर्फ चूड़ियां जानता हूँ। मतलब दादी भी चूड़ी, दादाजी भी चूड़ी, मुकेश भी चूड़ी, फलाना भी चूड़ी, ढीमका भी चूड़ी, सब चूड़ी 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 जानते हैं। वैसे मुझे सिर्फ चूड़ी बनाना है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने आज तक किया है, इज मेक ए हाउस, सिर्फ एक घर बनाया, मेक ए हाउस, सिर्फ एक घर बनाया फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए, टू लिव इन, अंदर रहने के लिए। मैंने सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में चूड़ियां बनाकर सिर्फ एक घर बनाया और कुछ नहीं। हियरिंग हिम, उनको सुनकर, वन वंडर्स, कोई एक बंदा भी आश्चर्य कर सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड, उसने अगर कुछ चीज अचीव की है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड, जो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। मतलब उस परिवार में, उस फिरोजाबाद में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर भी ढंग से नहीं बना पाए, बट उन्होंने क्या करा, घर बनाया है अपना, कम से कम इतना तो उन्होंने करा है। ही हैज ए रूफ ओवर, एक रूफ उन्होंने बनाई है, छत बनाई है, ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर, मतलब उन्होंने अपना एक पर्सनली छोटा सा जो भी है, जिस प्रकार का भी घर है, वो घर उन्होंने बनाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, क्राई चिल्लाहट, ऑफ मनी पैसे की चिल्लाहट, नॉट हैविंग मनी मतलब पैसा नहीं होने की चिल्लाहट, टू डू एनीथिंग, कुछ टू डू एनीथिंग, कुछ भी करवा सकती है, एक्सेप्ट के सिवाय कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, के सिवाय कैरी ऑन मतलब जारी रखना, बिजनेस मतलब व्यापार, मेकिंग मतलब बनाना, बेंगल्स मतलब चूड़ियां, नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, उसने क्या बोला, उसने बोला है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं होने की चिल्लाहट, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना, सिवाय कैरी ऑन द, मतलब चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो, कितना भी हाई 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 कर लो, बनानी चूड़ियां ही है। ठीक है, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने का काम करना है, नॉट इवन इनफ टू ईट, चाहे खाने को इनफ ना मिले, खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिले, तभी तो दादी ने कहा ना, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब क्या हुआ कि करना काम चूड़ी का ही है। देखो कि वो देखो एक मतलब कैसे वो झगड़े हुए इस काम से, उसमें से मुकेश निकल कर आता है। रिंग्स, रिंग्स का मतलब जो गूंजता है एवरी होम, हर घर में एक ही चीज गूंजती है, चूड़ी बनाना, चूड़ी बनाना, चूड़ी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन अपने पूर्व बड़ों को कोसते हैं, बड़े अपने बड़ों को कोसते हैं, फलाना फलाने को कोसते हैं, मतलब उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, फिर उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, ऐसे सीखे छोटे 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 सीखे गए। लिटल हैज मूड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लिटल थोड़ा सा, लिटल मतलब न के बराबर, हैज मूड कुछ हल्का सा मूव हुआ है, विद टाइम समय के साथ, इट सीम्स ऐसा मुझे लगता है, इन फिरोजाबाद। एनिज्म बोले कि थोड़ा सा परिवर्तन अब मुझे लग रहा है, क्यों, मैंने मुकेश को देखा ना, तो मुझे लगा कि अब कुछ परिवर्तन होगा। ईयर्स ऑफ माइंड, सालों गुजर गए,
सालों गुजर गए इन नंबलिंग, नंबिंग का मतलब होता है सुन हो गए, टोइल मतलब काम करते करते, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनका एबिलिटी उनकी योग्यता, ड्रीम मतलब सपना, मतलब वो सारी की सारी चीजें उनकी खत्म हो चुकी है। अगर उन्होंने कोई सपना भी देखा है तो चूड़ी का ही सपना आएगा उनको, उनको कोई और सपना आ ही नहीं सकता। मतलब वो काम कर करके इतने सुने हो गए, इतने नंबलिंग हो गए, इतने सुने हो गए कि वो नई शुरुआत तो करना ही भूल गए, उनको नई शुरुआत तो करना ही नहीं आता। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अब फिर से एनीजन पूछेगी ग्रुप को, लड़कों के ग्रुप को, क्यों रे तुम दिन भर चूड़ियां बनाते हो, तुम खुद का कोई दूसरा और कोई काम क्यों नहीं करते, कोई अपना अपना बिजनेस क्यों नहीं करते और कुछ क्यों नहीं करते? तो सुनना क्या होता है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते हो योर सेल्फ, अपने आप का इनटू ए कोऑपरेटिव, अपने आप का 4-5 लोग मिलकर कोऑपरेटिव एक उद्योग क्यों नहीं खोल लेते हो, एक शाही मतलब उद्योग टाइप का काम क्यों नहीं कर लेते हो? किसने बोला? एनिस ने। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने युवाओं के ग्रुप से पूछ लिया, हु हैव फॉलन इनटू द वीसीएस, जो बहुत ही बुरे सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो मध्यम वर्ग में थे, हु ट्रैप्ड, जो फंसे हुए थे, देयर फादर्स, अपने पिताजी, एंड फॉर फादर्स, अपने दादाजियों के काम, जो अपने पूर्वजों के काम में फंसे हुए जो लोग थे, जो मिडल मैन थे, जो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे, जो बहुत ही बुरी स्थिति में फंसे हुए थे, जो अपने दादाजी पापाजी इनका काम करते हुए आ रहे थे, उन ग्रुप के उन लोगों के एक ग्रुप से मैंने पूछ लिया, क्यों रे, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर उद्योग, तुम अपना उद्योग क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते हो? तो अब ग्रुप क्या जवाब देगा? बहुत ही शानदार जवाब देगा ग्रुप, सुनना कि इवन इफ, अब ग्रुप बोल रहा है कि इवन इफ, यदि, इवन इफ, यदि क्या बोल रहा है, एक मिनट कहां गया, ओके, लिखा हुआ कि इवन इफ, यदि इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज कर ले कोई भी काम धंधा, अगर हम ऑर्गेनाइज कर ले, तो वी आर द वंस, हम पहले वो लोग होंगे, हु विल बी होल्ड अप, जिनको घसीटा जाएगा। अगर हमारे में से किसी भी बंदे ने कोई काम अन्य करने की कोशिश करी तो हमको सबसे पहले घसीटा जाएगा, पुलिस के द्वारा मारा जाएगा, इतना पैसा कहां से आया, ये वो कई बातें। देखो होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब टू मेक समबडी अपीयर बिफोर कोर्ट, हमें कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अगर हमारे में से वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप, हमें होल्ड अप कर लिया जाएगा, हमें कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बीटन, हमें पीटा जाएगा, हमें पीटा जाएगा, एंड ड्रैग, और घसीटा जाएगा टू जेल के अंदर, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अगर ये जो इलीगल हम काम कर रहे हैं, अगर हम ये करते रहेंगे तो ठीक है, अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन करी, कोई कोऑपरेटिव करा, कोई उद्योग धंधा वगैरह ये वगैरह खुला, तो हमें पुलिस इलीगल काम में पकड़ के ले जाएगी कि तुम इलीगल काम कर रहे हो। देखो कैसी स्थिति है यार, ठीक है, समथिंग इलीगल। जैसे उस ग्रुप ने ऐसा कहा, देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई मतलब देयर इज नो लीडर, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके, सी थिंग डिफरेंटली, उनकी चीजों को, उनकी स्थिति को, उनकी परिस्थितियों को थोड़ा सा अलग से देख सके, कोई नहीं है। देयर फादर्स, उनके पिताजी, फादर्स मतलब दादाजी, पूर्वज, एज टायर्ड एज दे आर, मतलब जितने वो थके हुए उतने उनके दादाजी वगैरह थके हुए, जितने दादाजी वगैरह थके हुए उनके वो बच्चे थके हुए। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, दे टॉक, वो बात करते हैं स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है वही झुंड में गोल गोल। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, उनकी बात कहां से स्टार्ट होती है, उनकी बात गरीबी से स्टार्ट होती है, और कोई होती है फिर से गरीबी में आ जाती है। वो शुरुआत करते हैं चूड़ी से, और चूड़ी करते फिर से चूड़ी में आ जाते हैं, वो गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी करते गरीबी में मर जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, गोल 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 गोल। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो उनकी बात पॉवर्टी से स्टार्ट होती है, टू एपैथी तक जाती है। एपैथी का मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी भावना जो उनको बहुत ज्यादा गरीब की स्थिति में ले जाती है, ठीक है। टू ग्रीड, ग्रीड लालच होता है, एंड इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ अगर करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कुछ लोग मतलब लालच की तरफ चले जाते हैं, या उनको लालच दे दिया जाता है, ऐसे लोगों से काम भी करवा लिया जाता है पैसे का लालच देकर, उनसे इनजस्टिस अन्याय वाला काम भी करवा लिया जाता है, ऐसा बताया जाता है। लिसनिंग टू देम, उन सबको सुनने के बाद में, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार नजर आए। उन लोगों की बात सुनकर मुझे दो अलग अलग प्रकार के संसार नजर आए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, डिस्टिंक्ट मतलब हो गया अलग अलग, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग प्रकार के मुझे साफ तरीके से संसार नजर आए। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, कॉट इन अ वेब, वेब का मतलब जाल, कोट मतलब फंसा हुआ, वेब मतलब जाल। एक तो वो परिवार जो जाल में फंसा हुआ है, कौन से जाल में, पॉवर्टी के जाल, गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के स्टिग्मा में, जाति के अपमान में, जाति से मतलब चूड़ी बनाने की एक जाति होगी, उसके अपमान में, उसके अंदर वो फंसे हुए हैं। इन विच, जिसके अंदर दे आर बोर्न, जिसके अंदर उसे चूड़ी बनाने वाली जाति में वो जन्म लेते हैं। द अदर ए विशियस सर्कल, और दूसरा मुझे कौन सा सर्कल, विशियस, बहुत ही बुरा सर्कल ऑफ द साहूकार। तो मुझे दो प्रकार के लोग नजर आए, एक तो वो बेचारे गरीब लोग जो गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, दूसरे साहूकार टाइप के लोग, फिल्मों में दिखाते क्या, पुरानी फिल्मों में साहूकार टाइप के लोग, गरीब लोग, साहूकार टाइप के लोग, राजा टाइप के लोग, वैसा। तो साहूकार टाइप के लोग, मिडल मैन, थोड़े मध्यम वर्ग के लोग, पुलिसमैन टाइप के लोग हैं, कीपर्स ऑफ लोग, कानून को रक्षा करने वाले लोग, है ना, ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट का मतलब नौकरशाही, नौकर बनाकर रखने वाले लोगों को, ठीक है। पॉलिटिशियंस, ऐसे दो प्रकार का संसार मुझे नजर आया। एक तो वो लोग जो पॉलिटिशियन है, जो नौकरशाही के टाइप के लोग है, जो मिडल मैन है, जो साहूकार टाइप के लोग है, जो नेता टाइप के लोग है, और एक ही बेचारे के। तो ये दो प्रकार के संसार मुझे नजर आए। कौन बोली, एनिसन बोली। टुगेदर, साथ साथ, दे हैव इम्पोज द बेगीज ऑन द चाइल्ड, इम्पोज, इम्पोज का मतलब थोप दिया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस गरीब बस्ती में, उस बेंगल बनाने वाली बस्ती में, उस फिरोजाबाद टाउन में, तो बच्चा पैदा होते से ही उनके ऊपर गरीबी थोप दी जाती है। मेरा बच्चा पैदा हो गया है, चूड़ी बनाएगा। या फिर साहूकार लोग टाइप के लोग अगर बोलते थे बच्चा हुआ है, चूड़ी बनवाओ इसे, चूड़ी बनवाओ इस बच्चे से, ऐसा, ठीक है। इम्पोज, थोप दिया जाता है। बेगीज का मतलब एक तरीके से वैसे
क्या बोलते हैं वो बिस्तर बिस्तर इस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे गरीबी है कि इम्पोज द बेगीज ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर वो बोरिया बिस्तर थोप दिया जाता है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो पुट डाउन भी नहीं कर सकता। वो जो बोरिया बिस्तर है, जो बेगीज है, जो बोझा है, वो बोझा उस बच्चे के पैदा होते से लाद दिया जाता है, जिसको वो पुट डाउन भी नहीं कर सकता, जिसको वो हटा भी नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, बिफोर के पहले इज अवेयर, वो अवेयर होता है उससे पहले, वो जानकार होता है उससे पहले ही, वो जानने लगता है उससे पहले ही वो अपना लेता है, वो अपना लेता है इट एज ए नेचुरली एज हिज फादर। इस काम धंधे को, इस गरीबी वाले काम धंधे को वो बच्चा समझदार होने से पहले ही उसको अपना लेता है, जैसे उसके पिताजी ने अपनाया, जैसे उसके दादाजी ने अपनाया, जैसे उसके दादाजी के पिताजी ने अपनाया, वैसे वो अपना लेता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है। तो समझदार होने से पहले वो समझ लेता है कि मेरा काम तो यही है, मैं पैदा चूड़ी बनाने के लिए हुआ हूं, मुझे चूड़ी बनानी है, चूड़ी बनाते बनाते मरना है, ऐसा। ठीक है, टू डू एनीथिंग एल्स, टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना, टू डू एनीथिंग, कुछ और करना का मतलब है, मीन है टू डेयर, साहस करना, हिम्मत करना। कुछ और करने का मतलब साहस करना। तुमने देख लिया ना, बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर साहूकारों के द्वारा, फलाना ढिंकाओं के द्वारा उसके ऊपर थोप दिया जाता है चूड़ी बनाना है, लेकिन उस चूड़ी बनाने वाले परिवार में से, उन लोगों में से, उस टाउन में से अगर कोई बंदा बाहर निकल कर आता है कुछ अन्य करने की, तो वो साहसी बंदा है, वो सनी देओल है, सनी देओल की बॉडी है वो बंदा क्या है, फिर वो भाई साहब, फिर वो डेयर करता है, वो क्या करता है, वो डेयर करता है। ठीक है, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है, साहस का काम करना, इज नॉट पार्ट, साहस का काम तो पार्ट ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है, हिज ग्रोविंग अप, उनके ग्रोविंग अप में, उनके उनके बढ़ने में, उनका जीवन यापन करने में साहस नाम का शब्द तो है ही। अगर कोई साहस करता है तो वैसा वो तो बहुत ऐसे मानो कि खुदाई हो गया, भगवान ही हो गया वो तो ऐसा। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब ये चीज मैंने मुकेश में देखी, उसने बोला ना, आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। ये चीज जब मैंने मुकेश के अंदर देखी, ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब ये फ्लैश, ये चमक जब मैंने मुकेश की आंखों में देखी, तो आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई, मैं खुश हो गई भाई साहब। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो बार-बार कहता था, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू ए गैरेज, वो बोल रहा है कि ही विल गो, वह गैरेज में जाएगा जहां पर गाड़ी मोटरों का काम होता है, उसको गैरेज बोलते हैं। वह गैरेज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर था। फिर भी वो क्या बोलता है, आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, जोर देकर कहता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। फिर से एनिस जंग ने मुकेश से पूछ लिया, क्या तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है एरोप्लेन चलाने का, ऐसा कुछ, क्योंकि एनिस जंग ने तो क्वेश्चन ही पूछे बस पूरे पार्ट में, है ना। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का कोई सपना है, ऐसा कुछ। ही इज सडनली साइलेंट, चुप हो गया वो बंदा, मुकेश से कुछ नहीं बोला। मुकेश ने बोला, सीधा से बोला लास्ट में, नो, मेरा कोई, मेरे को नहीं उड़ाना। ही सेड, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हुए, नहीं, मेरे को नहीं उड़ाना। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी छोटी सी मरमर में, मरमर आ गया, देख लो, पहले मरमर नहीं था, अब मरमर आ गया, हल्की सी मरमर में, हल्की सी आवाज उसने बोला, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, जो कि एक एम्ब्रेसमेंट के रूप में था, एक लज्जित के रूप में था, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, मतलब उसको लग रहा था कि ये पछतावे वाली बात नहीं है। उसने बोला कि तुम एरोप्लेन उड़ाओगे, तो उसने बोला नो। तो ये बात कहने में उसकी आंखों से लगा था कि वो पछता नहीं रहा, उसका तो डिटर्मिनेशन है मोटर मैकेनिक बनने का। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार्स को चलाना, कार्स को सुधारना का ही उसका ड्रीम है, उसी में वो संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्डलिंग, जो हर्डलिंग मतलब जल्दी से डाउन द स्ट्रीट्स, गली के उस पार, ऑफ हिज टाउन, अपने टाउन के उस पार उसको जाना है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते तो हैं, बट उस बंदे का जो पैशन है, जो उसका जुनून है, वो इस फिरोजाबाद की गलियों से दूर होता हुआ उसको उस गैरेज में जाना है, वहां पर उसको अपना मोटर मैकेनिक का काम सीखना है। तभी वो बोलता है, आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मतलब ये पार्ट काफी लंबा हो गया, काफी बड़ा हो गया, मैंने पूरी कोशिश की है इस पार्ट को पढ़ाने की। क्लास आपको कैसी लगी, पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, मुझे जरूर से बताइएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आज पार्ट कंप्लीट हो गया, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर बड़े क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर आएंगे, इस तरीके से हमें कंप्लीट करना। मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ में ये प्लेलिस्ट या ये जो चैनल है इसको मतलब बताए लोगों को। हर तरफ ये कोर्स है, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, हर जगह ये एनसीईआरटी, क्या नाम अपना जो एनसीईआरटी का कोर्स है ये है। तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जरूर से बताइए कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी। अभी विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच।